तो सबसे पहले बेसिक में ये सवाल पूछूंगा कि सर दांत कैसा घसते हैं। तो मैं एक पर्सनल पूछूंगा कि मैं कब आता हूँ दांत दर्द पे, जब रात को मेरा दांत दर्द चालू होता है। जब बहुत ज्यादा दांत दर्द चालू होता है, पहले मैं जाता हूँ बाजू वाले के पास, लौंग लेता हूँ, दांतों में डाल देता हूँ। मैंने सुना कहीं चेकअप भी फ्री है हमारे पास ही था अल्हम्दुलिल्लाह फॉर लाइक 13 years आई थिंक। लास्ट 2 years से वी स्टार्टेड विद द बेसिक चेकअप। बिकॉज सिर्फ आप अगर ब्रश कर रहे हो तो आप अपने दांत का सिर्फ एक 60% एरिया क्लीन कर रहे हो, जो 40% एरिया जो आपके दो दांतों के बीच की जगह है वो आप अनक्लीन जा रहे हैं, वहाँ पर आपका ब्रश नहीं पहुँचता है। अच्छा, मुझे खाली बेसिक चीज बताइए कि बच्चों के दूध के दांत कब गिरते हैं? इट इज अ फेज बेसिकली। ऐसा नहीं है कि आपके सारे दूध के दांत चले जाएंगे और फिर सारे परमानेंट दांत आना शुरू होंगे। वेल डॉक्टर साहब, आप लोग के सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर्स हैं? मेरा अकाउंट ही नहीं है सोशल मीडिया। We don't have followers but अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत पेशेंस है। लेकिन भाई आप बिल्कुल टेंशन नहीं, वो मैं खुद थोड़ा सा 90% चीजें लग रहा है आप कर रहे हो। You can say 99%। अभी 2 दिन पहले ही मेरे दांत से खोला। वेल दांत का दर्द रात में ही क्यों उठता है, दिन में क्यों नहीं होता है? हाँ, ये बहुत सारे पेशेंट का कंप्लेन होता है। अच्छा, ये मीट तो नहीं, इफेक्ट है? नहीं, इफेक्ट है। हम लोग बचपन साथ में हैं या बाद में कॉलेज में मिले? नहीं, कॉलेज में he was 1 year senior to me। एक कश्मीरी लड़की औरत, मेरी बहन जो है कश्मीर से, बट वो मेमन लैंग्वेज में किस तरीके से लोगों को थोड़ा सा एक एंड स्टार्टिंग फ्रंट टीथ जो है उसको अपसाइड डाउन, ओके, दिस इज कटिंग। आपको दांत को काटना नहीं। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन व्लॉग्स। वेल, एवरी एपिसोड्स में मैं कोई ना कोई एक ऐसे शख्सियत को लेकर आता हूँ, ऐसी पर्सनैलिटीज़ को लेकर आता हूँ जिसके थ्रू हमें कोई ना कोई मैसेज मिले। आज की जो पर्सनैलिटी है वो कुछ यूनिक सी है, जिनका एवरी डे इन लाइफ में हमें ज़रूरत पड़ती ही है। चाहे आपको स्माइल करना हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, हर चीज़ में इन दोनों शख्सियत की हमें ज़रूरत पड़ती ही है। ये हमारे स्माइल मेकओवर में बहुत ही हेल्प करते हैं। वेल, लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि मेरे साथ में है मिस्टर अब्दुल कादिर तबानी एंड मिसेस शमीम तबानी। दे आर द हिडन जेम्स ऑफ मुमरा। बिलीव मी, ये डेंटिस्ट ही नहीं, इनफैक्ट ये वो पर्सनैलिटी जो अपनी बातों से ही आधा हमें अच्छा कर देते हैं, और मैं पर्सनली इन्हें जानता भी हूँ। और माशाल्लाह आई कैन टेल यू कि दे आर द एक्चुअली हिडन जेम्स। बिलीव मी, एक बार इनसे मिलेंगे तो आपको भी इनसे मोहब्बत हो जाएगी। तो वेलकम टू माय एपिसोड नदीम मेमन व्लॉग्स। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत वेलकम सर आपका। थैंक यू सो मच। आप लोग ने वक्त दिया। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि यूजुअली डॉक्टर्स के पास वक्त नहीं होता है। वेल सर, मैं ना एक पॉडकास्ट जो बनाता हूँ ना, उसका बेसिक एक रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो मीथ हो जाती है और वो एक्चुअली फैक्ट है या नहीं, उसको क्लियर करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती है ना। तो बीइंग अ डेंटिस्ट, सर आपका बीइंग अ डेंटिस्ट आपका एक एक्सपीरियंस रहा होगा मुमरा वालों के साथ में, और मैडम आपका भी एक एक्सपीरियंस रहा होगा। तो सबसे पहले बेसिक में ये सवाल पूछूंगा कि सर दांत कैसा घसते हैं? अब जैसे एग्जाम्पल एकदम बेसिक, दिस इज द वे हाउ वी ब्रश द टीथ। राइट। तो ये क्या, ये सही तरीका है? नहीं, ये सही तरीका नहीं है। ओके। बेसिकली क्लीनिंग के लिए कोई भी जो क्लीनिंग एक्शन है दैट नीड्स अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। मोशन। आप जब दांत क्लीन करते हो, अगर आप एक बहुत से लोगों का एक ये दिमाग में रहता है कि बस हम दांत जोर से घस रहे हैं मतलब हमारे दांत सही हो रहे हैं। अच्छा। या जोर से घस के हम लोग दांत को वाइट कर रहे हैं। Okay. तो वो एक गलत कॉन्सेप्ट है। Okay. आपको सबसे पहले तो बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली ब्रश करना है। Okay. और एक चीज आपने हमेशा सुनी होगी कि यू डू नॉट रश व्हेन यू ब्रश। तो बहुत हाँ, तो आपको बहुत जेंटली ब्रश करना है और सर्कुलर मोशन में। एंड द मेन थिंग इज के आई वांट के लोगों को ये चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अक्सर हमें पेशेंट्स पूछते भी हैं कि हम कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें, कौन सा ब्रश यूज़ करें, बट कोई ये पॉइंट नहीं पूछता है कि कैसे करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन सा टूथब्रश यूज़ कर रहे हो, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, वो एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि आप किस तरीके से ब्रश कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड विच एवरीवन शुड लर्न। राइट। तो ये चीज़ एक आपको एक दिमाग के अंदर आपके बिठा के आपको वो चीज़ लर्न करनी है कि आपको ब्रश किस तरीके से करना है। Okay. तो आप कोई भी एक वीडियो उठा कर आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पर जाके, जिसमें आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आपको ब्रश किस तरह करना है। ओके, लाइक ब्रशेस नॉर्मली सॉफ्ट एंड अल्ट्रा सॉफ्ट लेवल के ही यूज करना है। हार्ड एंड ब्रश भी आते हैं ना? हार्ड, मीडियम आते हैं, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, बट ये एडवाइसेबल नहीं। जो चीजें अवेलेबल है जरूरी नहीं है वो एडवाइसेबल भी हो।
तो आपके लिए बेहतर क्या है वो आपने सही तरीके से चुना है. चूज वाइसली व्हेनेवर इट इज विद द हेल्थ रिलेशन. दांत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बहुत से लोग बहुत गलत तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं. सी इट्स अ सिंपल सेइंग, टेक केयर ऑफ योर टीथ सो टीथ विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. सिंपल मायने हैं, आज आप अपने दांत का ख्याल रखेंगे तो कल आपकी सेहत का ख्याल आपके दांत रखेंगे. कैसे? इट्स अ सिंपल थिंग. आप खाना पीना जो भी खाते हैं उसका पार्ट डाइजेशन जो है वो मुंह में शुरू हो जाता है. अक्सर पेशेंट्स को बदहजमी की हर चीज की शिकायत, एसिडिटी वगैरह क्यों होती है? क्योंकि आपके मुंह में इनफ जो इम्पोर्टेंट टीथ है वो नहीं है, या वो सड़ गए हैं, वो आपके खाने में काम नहीं आ रहे हैं, तो जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है. जो यहाँ होना चाहिए वो पेट में जाके होता है. सो दांत का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है और उसको मेंटेन करने के लिए फर्स्ट चीज होती है ब्रशिंग. सो ब्रशिंग ही आप गलत करेंगे तो आगे मेंटेनेंस का तो फर्स्ट स्टेप ही गलत हो गया आपका. वेल सेड. तो जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि यूं करना होता है, लेकिन यूं नहीं, एक्चुअली यूं करना होता है. ठीक है, ओके. ब्रशिंग तब तक करो जब तक कि मुंह से खून ना निकले. ये मिथ है या फैक्ट है? ऑफ कोर्स अ वेरी बिग मिथ. ब्लीडिंग गम्स आर नेवर हेल्दी गम्स. अगर आपकी ब्रशिंग में आपके मसूड़े में से खून आ रहा है मतलब आपको मसूड़े का कुछ तो प्रॉब्लम है. आपको इमीडिएटली एक डॉक्टर को दिखाना जरूरी है. हाँ, अगर खून इस वजह से आ रहा है कि आपके दिमाग में ये बात फिट है कि भाई जोर से ब्रश करो और खून ही निकाल दो, वो अलग बात हो जाती है. नॉर्मल ब्रशिंग में अगर आपको खून आ रहा है दैट मीन्स इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि आपको दांत ब्रश करने हैं. दांत में कोई भी खून की सब्सटेंस ऊपर से नहीं. अगर आप नस को गम्स को डैमेज करोगे तो खून आएगा. ओके, सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग मिथ. ग्रेट. ओके, सिंस हाउ मेनी इयर्स यू आर प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट? कितने साल? मुझे 15 इयर्स हो गए. 15 इयर्स. आप दोनों को साथ में? 1 ईयर हमारी शादी से पहले, 1 साल पहले ही हमारा क्लिनिकल सेटअप हुआ था. आफ्टर दैट, आफ्टर माय वेडिंग आई स्टार्टेड क्लिनिक, बट फुल फ्लेजेड मैंने 2014 से स्टार्ट किया था विद द सेकंड चेयर. यस. ओके, एंड आपका 15 इयर्स एक्सपीरियंस. एग्जैक्टली. हाँ. कहाँ पे? मुंब्रा में? ये सर मुंब्रा में एग्जैक्टली कहाँ पर? तनवर नगर में मेरा क्लिनिक. तनवर. नाम क्या है डॉक्टर? सिराज डेंटल केयर. सिराज डेंटल क्लिनिक. ग्रेट. ओके, अभी बैक टू आवर मुंब्रा के यहाँ पर कि मैं इंडिया की बात करूँगा बेसिकली, और जो मैं भी साइकोलॉजी में पढ़ा भी, यूजुअली एशियन पीपल है ना, जब तक के एक्सट्रीम लेवल पर नहीं आते. देखिए एक सिंपल चीज़ है, अब बिकॉज आई बिलोंग्स फ्रॉम रियल एस्टेट, ठीक है ना, तो आई नो घर का हर महीने का एक मेंटेनेंस होता है. राइट है. एक कार है उसका एक मेंटेनेंस होता है, ऑयल वगैरह. इन द सेम वे अल्लाह पाक ने हमें ये जो बॉडी दी है, हर पार्ट का अपना एक मेंटेनेंस होता है. राइट. तो दांतों का भी मेंटेनेंस होगा. तो मैं एक पर्सनल पूछूंगा कि मैं कब आता हूँ दांत दर्द पे? जब रात को मेरा दांत दर्द चालू होता है. जब बहुत ज़्यादा दांत दर्द चालू होता है, पहले मैं जाता हूँ बाजू वाले के पास, लौंग लेता हूँ, दांतों में डाल देता हूँ, या फिर वो अबू फास दांत के नीचे दबा देता हूँ. बराबर. और उसके बाद फिर मैं जाता हूँ मेडिकल वाले के पास, भाई दांत दर्द की गोली. और जब एक्सट्रीम लेवल जब मैं आ गया, बहुत अच्छा ही नहीं हो रहा है, देन आई विल प्रीफर टू डॉक्टर. क्या ये सही है? एकदम सही है बात. ऐसे ही हो रहा है. अच्छा. मतलब लोग जो है, जब तक पेन नहीं है लोग को ये लगता है कि कोई चीज़ नॉर्मल है. मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग मिस आउट कर देते हैं. जैसे अगर इनिशियली स्टेजेस में डे 1 से आपको उतना पेन नहीं होता है कि आपकी रात की नींद खराब हो जाए या आप खाना पीना ना खा सको. इनिशियल जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है आपके मसूड़े से ब्लीडिंग होना. अगर आपको सेंसिटिविटी कोई दांत में हो रही है, अगर बेसिकली sensitivity is one issue, bleeding, cavity, फूड लॉजमेंट. तो अगर फूड लॉजमेंट हो रहा है तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये एक इनिशियल साइंस है जब हम लोग को एक डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए. लेकिन हम लोग ये सब चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं. एंड देन व्हेन वी टर्न अप टू द डॉक्टर, तब वो इतना ज़्यादा डीके हो चुका होता है कि या तो आपके दांत निकालने की नौबत आ जाती है या फिर उसको रूट कैनाल की नौबत आ जाती है. रूट कैनाल की नौबत. ओके, रूट कैनाल क्या होता है सर? रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली एक आपका दांत जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है या बहुत ज़्यादा सड़ गया है, तो उसका रूट का उसका बेसिकली ट्रीटमेंट जो किया जाता है ताकि हम लोग दांत को सेव कर सके. उसको निकालने के अलावा तो उसको वो ट्रीटमेंट को रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं. अच्छा, तो ये एक रूट कैनाल से सारे दांतों को बेनिफिट मिलता है या हर दांत का अलग अलग रूट कैनाल होता है? नहीं, हर दांत में एक अलग अलग नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई है. तो अगर कोई एक दांत आपका इन्फेक्टेड है, अगर आपने उसका केयर नहीं किया तो वो दूसरे दांत पे लग सकता है. अच्छा. बट अगर आपने उसको ध्यान दे दिया है, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट करवा लिया है, यू टेकिंग गुड केयर ऑफ इट, तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे दांत में भी प्रॉब्लम देगा. ग्रेट. टाइमली ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनिशियल स्टेजेस पे अगर आप कुछ कर लेते हो तो आप बहुत सी चीजें बचा लेते हो. लाइक इट इज वेरी वेल सेड कि डेंटिस्ट्री इज एक्सपेंसिव. Dentistry is expensive. Dentistry is not expensive. Negligence is. यानी डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, आपकी लापरवाही ने उसको एक्सपेंसिव बना दिया. मान लीजिए आप एक दांत में एक छोटी सी सड़न लाए हैं,
अंदाजन ऑन एन एवरेज 500 to 1000 का उसका एक फिलिंग होगा ऑन एन एवरेज। लेकिन अगर आपने उसको नज़रअंदाज किया, वो जाएगा नस तक, फिर आपको उसको दाग को बचाना है तो रूट कनाल करना पड़ेगा। अगर आपने उस लेवल पे नज़रअंदाज किया है तो वो जाता है जड़ के नीचे, बोन इन्फेक्शन हो जाता है। उस लेवल पे हम दांत नहीं बचा सकते हैं, हमें दांत निकालना पड़ता है। अब आपने दांत निकाल दिया, एक इम्पोर्टेंट टूथ स्ट्रक्चर निकाल दिया है, तो वहाँ खाने के लिए आपको दूसरा रिप्लेसमेंट चाहिए, तो आपको बनाना पड़ेगा या फिर ब्रिज या फिर आपको इम्प्लांट पे जाना पड़ेगा। तो आ गई बात 10 से 15,000 या 25 से 30,000। तो आपने उस 500 की चीज को 50,000 तक बचा दिया आपकी लापरवाही की वजह से। दिस इज नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लिजेंस इज डेफिनेटली। आपने अगर स्टार्टिंग से अगर ध्यान दिया होता तो वही चीज बहुत सिंपल तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे बताया कि हर महीने एक मेंटेनेंस हर चीज का होता है, लेकिन हम लोग दांत का मेंटेनेंस तब करते हैं जब एक्सट्रीम लेवल जब तक पेन ना हो। मेंटेनेंस इज फ्री। आपने करना क्या है, खाली ब्रशिंग करना है, कुल्ली करना है। कोई एक्सपेंसिव, अगर आप सैलून जाते हैं, कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हेयर का, बॉडी का, व्हाटएवर, एवरीथिंग नीड्स हेवी मेंटेनेंस। आपको उनके लिए अलग से प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं। आप एक 5-10 हज़ार रुपया ट्रीटमेंट प्रोसेस में डालते हैं, एक 4-5 हज़ार रुपया हर महीने आपको खरीदना है। डेंटल में इट्स समझ लो फ्री। एक नॉर्मल ब्रशिंग है जो आप नॉर्मली भी करने वाले हैं, पेस्ट वगैरह यूज करना है, सिर्फ रेगुलर पे करो, रेगुलर बेसिस पे कसरत से उस चीज को अपनी जिंदगी में अपनाओ। सो मेंटेनेंस भी फ्री है, इट्स नॉट ऑफ कॉस्ट। और अगर आप बुमरा की बात कर रहे हैं, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते भी हैं, कितना टाइम जाएगा आपका मैक्सिमम चेकअप के लिए, कितना अमाउंट जाएगा, 100, 200, मैक्सिमम 300, उससे ज़्यादा तो चेकअप का आपका जाएगा भी नहीं। सो इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट ताकि आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट बच जाए। मैंने तो ना कहीं चेकअप भी फ्री है हमारे पास ही था अल्हम्दुलिल्लाह फॉर लाइक 13 years, I think last 2 years से we started with the basic checkup rate. हमारा checkup rate is just ₹100। ओके आज के ज़माने में आप 100 रुपया लेके मार्केट में जाओ तो वो कहाँ उड़ जाता है पता नहीं चलता। ओके ये भी एक मिथ है ना कि भाई अगर मैं दिखाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अगर ये है तो निकलेगा। लोगों के अंदर एक दिमाग में है, जैसे डॉक्टर आप कमाने अगर के लिए एक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। टेस्ट भी कराते हैं तो पेशेंट मायूस हो जाता है अगर उसका टेस्ट नेगेटिव आता है तो। ये एक इंडियन साइकोलॉजी है। तो आपने खुश होना चाहिए कि आपने अगर कोई चीज़ टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव नहीं है, तो ये एक दिमाग में बैठा हुआ है कि नेगेटिव है तो पेशेंट बता रहे खामा खा टेस्ट करा दिया, नेगेटिव आ गया। वो तो मानता कुछ नहीं आने वाला है। हाँ एग्जैक्टली। और अगर हम नहीं लिख के देते हैं और अल्लाह ना करे आगे चल के उनको, अभी कितनी चीजें ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि पेशेंट को इतना हम लोग खर्चे में ना डालें, लेकिन आगे चल के पेशेंट किसी का सुन गया तो भाई वो डॉक्टर से हमने ये टेस्ट करवाए हैं, वो टेस्ट करवाए। अब आइडियली अगर आप देखेंगे हाई सोसाइटीज वगैरह में जो डेंटिस्ट होते हैं, एक सिंपल सा स्कैन होता है, ओपीजीज होते हैं, सीबीसीटी स्कैन होता है, ट्रीटमेंट से पहले कराया जाता है। ओके तो उसका अराउंड अगर आप कॉस्ट पकड़ें तो 2 से 2,500 रुपया खर्चा आता है। ओके और यहाँ अगर आप रूट कनाल ही करा लेते तो उतने कॉस्ट में आपका एक रूट कनाल हो जाता है। तो हम आपको उस टेस्ट के अलावा अपनी एक्सपर्टीज से अगर रूट कनाल में ही कर लेते तो व्हाई डू वी नीड ऑल दिस टेस्ट। परफेक्ट है। ओके अब ये जो दांत घसने का जो है सिस्टम, जो ब्रशिंग का है, ये दिन में कितनी बार करना चाहिए? दिन में कम से कम 2 बार आपने ब्रश करना है, एक बार सुबह में और एक बार रात में। अच्छा, ये जरूरी है। जरूरी रात में ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग के पूरे दिन, हम लोग जब जाग रहे हैं, हम लोग जब पूरा दिन रूटीन लाइफ में है, तो आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो एक सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू काफ़ी हद तक आपके दांत क्लीन होते रहते हैं। ओके और जो सलाइवरी प्रोडक्शन जो है जब आप सो जाते हो तो वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। ओके तो उसके बाद जो है जो बैक्टीरिया जो दांत के ऊपर जो अटैक होना है, जो एसिड प्रोड्यूस होना है, खास करके अगर आप कोई चीज़ खाना लेफ्ट ओवर मुंह के अंदर रह गया है तो वो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो टाइम पर आपको इफेक्ट कर सकता है। बहुत एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। और इरोजन चालू हो जाता है दांत का अगर आप रात को ब्रश करके नहीं सोते। तो दिस इज मस्ट, रात को तो कम से कम आपको स्किप नहीं ही करना है। ओके रात में ब्रश करना कंपलसरी कर देना चाहिए। ब्रशिंग एज वेल एज फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग बिकॉज सिर्फ आप अगर ब्रश कर रहे हो तो आप अपने दांत का सिर्फ एक 60% एरिया क्लीन कर रहे हो, जो 40% एरिया जो आपके 2 दांतों के बीच की जगह है वो आप अनक्लीन जा रहे हैं, वहाँ पर आपका ब्रश नहीं पहुँचता है। तो फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलते हो कैसे कर सकते हैं? फ्लॉसिंग बेसिकली एक इंटरडेंटल ब्रशेस भी आते हैं ओके और थ्रेड भी आता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप कोई भी एक डेंटिस्ट के पास जाके आप उसको लर्न कर सकते हो, या वीडियोस काफ़ी अवेलेबल है, आप उससे सीख सकते हो। तो फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है। फ्लॉसिंग के जो थ्रेड होते हैं दोज आर नॉट रूटीन थ्रेड जो आपके घर में अवेलेबल है। बहुत पेशेंट की गलती करते हैं कि वो घर के अवेलेबल धागों से क्लीन करने जाते हैं। उससे क्या होता है, आप अपने मसूड़े और ज्यादा डैमेज कर देते हैं। फ्लॉस जो आता है वैक्स कोटेड होता है, वैक्स कोटेड थ्रेड होता है। अच्छा। तो अपनी मर्जी से आप कोई भी चीज इस्तेमाल ना करें, कुछ तो आपके गम्स को डैमेज नहीं करेगा वैक्स कोटेड है। ऑलवेज एन एक्सपर्ट एडवाइस इज बेस्ट, इट विल नेवर गो वेस्ट। ओके अच्छा, ये टंग क्लीनर का जो मामला था, टंग क्लीनर क्या ये ज़रूरी है करना? टंग क्लीनर जो वो स्टील का या ग्लास का आता है? टंग क्लीनिंग इज
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो टूथब्रश के पीछे ही आपको एक टंग क्लीनर देते हैं। जाहिर सी बात है, आप एक वाइट लेयर देखेंगे टंग के ऊपर, बेसिकली टंग आपकी बहुत सारी इंटरनल बीमारियों का भी जरिया होता है बताने का। बैक्टीरिया उस पर एक्यूमुलेट होता है, सो व्हाई नॉट क्लीन इट प्रॉपर्ली। अगर आप उसकी सफाई रखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से भी बच सकते हैं। ग्रेट, ओके। कौन सा कोलगेट अच्छा होता है? टूथपेस्ट बेसिकली आप कोई भी, कोलगेट नहीं, टूथपेस्ट आप पूछ सकते हैं। टूथपेस्ट बेसिकली आप कोई भी यूज कर सकते हो जिसपे IDA सील है, मतलब IDA सील वुड एंश्योर, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, कि अगर वो सील है मतलब दैट वुड एंश्योर के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स या जो टूथपेस्ट के अंदर जो पार्टिकल साइज है जो होना चाहिए वो प्रॉपरली मीट हुआ है, रीच हुआ है, राइट। तो वो आपके दांतों के लिए सही है। बाकी अगर कोई कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें कुछ मेडिकेटेड टूथपेस्ट की आपको जरूरत होती है जिसकी आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते हो, तो वो आपका एक डेंटल एक्सपर्ट जो है वो आपको एडवाइस कर सकता है। जैसे काफ़ी सारी सिचुएशंस होती है जहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रहा है, तो एक सेंसिटिविटी के लिए कुछ स्पेशल टूथपेस्ट जो है वो आपको एक आपका डेंटिस्ट सजेस्ट कर सकता है। कुछ आपके दांतों के अंदर से ब्लीडिंग इश्यू है, तो ब्लीडिंग के हिसाब से आपके दांतों के अंदर कोई आपको जो डॉक्टर है वो आपको एडवाइस करेगा कि आप पर्टिकुलर कोई टूथपेस्ट यूज कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। और एल्स अगर जनरली अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी IDA सील जिसके ऊपर है वो टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हो। ओके, अब बेसिकली क्या, तो कोलगेट एक ऐसा ब्रांड है कि बाय डिफॉल्ट कोलगेट निकल ही जाता है। एग्जैक्टली, वो होना चाहिए टूथपेस्ट फर्स्ट ब्रांड। जैसे वो मिनरल वाटर में बिस्लरी का कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से सर्फ का कॉन्सेप्ट है, राइट है, मेनी थिंग्स लाइक दैट वी रिलेट। राइट। मैं खुद शॉक्ड हो रहा हूँ कि एट द एज ऑफ 40 मुझे खुद को पता चलता है कि ये सब चीज़ें भी जरूरी है। यूजुअली जो अपने थ्रेड का कॉन्सेप्ट बताया, मोस्ट ऑफली तो क्या होता है, नोट लिए, कोना पकड़े, खटखट निकाल दिए। कार्ड वगैरह भी यूज करते हैं कुछ लोग। चीजें आप ये देखेंगे कि फ्लॉसिंग इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है। हाँ, फ्लॉसिंग कॉमन नहीं है, उसकी वजह है कि कल्चरल नॉर्म्स हैं। आप हर बंदे के घर में, आप कहीं भी जाएं, आपको एक टूथपिक खाने के बाद जरूर आपके हाथ में, रेस्टोरेंट, इवन रेस्टोरेंट में दैट हर शादी की प्लेट में टिश्यू पे टूथपिक लग के आती है, बिकॉज दैट इज बहुत चीपली अवेलेबल। फ्लॉसिंग जो है इट इज एक्सपेंसिव, रेट उसका ज्यादा होता है, इसीलिए शायद बहुत ज्यादा लोग, बट उसका जो फायदा है वो अलग ही है ना। टूथपिक आप कर 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 करके आप गैप बहुत बढ़ा देते हो, भले उस टाइम के लिए आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो एक जगह बनाते जा रहा है जहाँ पर एग्जैक्टली वहाँ पर खाना और फंसते जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव मेड इट अ हैबिट कि जब तक टूथपिक नहीं करेंगे उनको आराम नहीं मिलेगा। खाना खाने के बाद एक आदत ही हो जाती है कि आपको टूथपिक यूज करना ही, तो वो साइकोलॉजिकल हो जाता है कि हमने टूथपिक से क्लीन किया तो ही हमारा मुंह क्लीन होगा। वेल, अभी मुझे लग रहा है मैं बहुत लेट हो गया इनका वीडियो बनाने में बहुत पहले बता देना चाहिए था। आई थिंक ये जो चीज़ है ये कॉमन चीज़ है, हर घर में कोई ना कोई बंदा, ये एक आई ओपनर है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो गलतियां हम कर रहे तो उसको थोड़ा सा हम लोग करें कि नहीं भाई ये चीज़ है। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये देखा कि ओरल कैंसर जो है वो सबसे पहले डेंटिस्ट डिटेक्ट करता है। इज इट ट्रू? इट इज काइंड ऑफ ट्रू। ओरल कैंसर आप बोले या उससे पहले एक चीज़ आती है, ओरल कैंसर से पहले प्री कैंसरस लीजन्स। प्री कैंसरस लीजन्स जो है वो ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है। छाला होता है जो बढ़ जाता है, स्पेशली यू सी ऑल दिस, जो तम्बाकू वगैरह खाते हैं जो एक स्पेसिफिक पोजीशन में रख देते हैं, तो वहाँ इनिशियली पाउच फॉर्म होता है जो बढ़ते जाता है। सुपारी खाने वाले लोग, उनका आप मुंह देखेंगे तो हार्ड, हम लोग जब टच करके फील करते हैं उसकी एक साइन है कि आप है ना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो मसल्स है ना वो अपने पूरी स्टिफ करती है। अच्छा, तम्बाकू सुपारी खा के स्पेसिफिकली। और दूसरी चीज़ होती है कि खाने में आपको मिर्ची लगेगी, आप कुछ खा नहीं पाओगे। सो ये सब साइंस होती है, जैसे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो गया, लाइकन प्लानस हो गया, ऐसी प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं जो इनिशियल स्टेजेस पे पता चलते हैं। हमारे यहाँ बाहर बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको हम बताते भी हैं कि आपको ये कंडीशन है, आप स्पेसिफिक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सो अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो कैंसर ज़रूर होगा आपको, लेकिन उस लेवल पे अगर आपने इलाज कराया तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स कम्प्लीटली रिकवर कर जाते हैं। और कैंसर हो गया तो फिर आपको तो पता है कैंसर का बहुत, कितना भी ट्रीटमेंट कर लो उसकी एक लाइफ रहती है। अगर जॉ वगैरह में हुआ तो हम जॉ कट कर लेते हैं, लेकिन ओरल कैंसर्स अब मैलिग्नेंट्स ऑल्सो। मैलिग्नेंट का मतलब ये हो गया कि वो दूसरे हिस्सों बाकी में पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर भी इफेक्ट हो सकता है। तब आपको नहीं पता चलेगा, चलो हमें यहाँ हुआ हमने काट लिया, आगे इन फ्यूचर कोई और सेक्शन में हो गया, कोई और बॉडी पार्ट में हो गया। सो यू आर जस्ट वर्सनिंग इट, आप वर्स्ट कर रहे हो उसको। वेल, बचपन में अगर हम बच्चों को जब देखते हैं ना तो उनके दांत कभी कभी किसी बच्चे के टेढ़े मेढ़े रहते हैं, और पेरेंट्स जो है ना उसको लेकर थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उसलिए उस टाइम पे क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके
कि देखो बच्चों के दांत नहीं आए हैं, बच्चों के दांत टेढ़े आए हैं, वो एक चीज़ की कंप्लेंट लेके आते हैं, हम उनको उनके मुंह के अंदर 3-4 कंप्लेंट्स और दिखाते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को नर्सिंग बॉटल केरीज हो जाती है, जिसमें सामने के दांत आपके एकदम सड़के ख़त्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बॉटल फीडिंग, ठीक है। तो वो बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाते हैं, और ये जो दांत हैं ये आते हैं आफ्टर 6 ईयर्स। तो अर्ली स्टेज पे अगर इन्फेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, वी जस्ट लीव इट। बहुत सारे पेरेंट्स उसको कुछ भी नहीं कराते। उसके बाद जब परमानेंट दांत आने वाला होता है तो हम ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, भले वो बच्चा 4 साल की उम्र में मेरे पास आया हो, आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं पेशेंट को ये बात बता के भेजूं कि जब बच्चा 5 से 6 साल का होने लगे तो आप उसके मुंह में गौर करें कि जब आप ब्रश कराएं बच्चे को, आप गौर करें या हफ्ते में एक बार नज़र घुमा लें कि जो परमानेंट दांत आ रहा है वो ऊपर से आ रहा है, पीछे से आ रहा है या स्ट्रेट आ रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि दांत पीछे से पूरे आ जाते हैं, पेशेंट बोलते हैं भाई डबल दांत आ गए। डबल दांत नहीं आए, जो शेड ऑफ होने वाले दांत थे, जो निकलने चाहिए थे, वो निकले नहीं है। जरूरी नहीं है कि दांत खुद से निकले, कई दांत को आने वाले दांतों के लिए जगह बनाने के लिए हमें खुद से निकालना पड़ता है। सो जो पेरेंट्स ये नहीं करते हैं टाइम पे, तो उनके दांत जो है आगे पीछे रह जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनिशियल स्टेज, इस हर चीज में बोलते हैं ना, स्टेज इज इम्पोर्टेंट। अगर आप बहुत जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो वो आपका दांत निकालता है, स्माइल करेक्शन अपने आप हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि जो दूध के दांत गिर के परमानेंट दांत आते हैं तो आपका बच्चे का फेस, बोन स्ट्रक्चर सब बढ़ता है। तो इनिशियल ईयर्स में अगर आपको सेंटर के दांतों में गैप है, साइड के दांतों में गैप है, वो रहेगा। उसको दैट इज वेरी अर्ली टू डिसाइड, उसको इतना डिसाइड करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग फेज। कॉल्ड अगली डकलिंग स्टेज। उस स्टेज में आप अक्सर बच्चे आपके अगली जैसे दिखते हैं कि डकलिंग है, बीच में से गैप है, यहाँ गैप है, दांत सही नहीं है। सो दैट ऑल्सो अगर आपको डाउट है, प्लीज विजिट अ डेंटिस्ट, वो आपको बताएगा आपको जरूरत है या नहीं। रूट पीसेस जो आपके टूट टूट के दांतों में रह जाते हैं, दांतों में जो दूध के दांत सड़ के टूट के रह गए, अगर आप उसको वक्त पे नहीं निकालते हैं तो आने वाले दांत को अपनी जगह नहीं मिलती है। तो वो दांत ने तो आना ही है, वो अपनी जगह चेंज करके आता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि या हमारे डबल दांत आ गए हैं या दांत का पोजीशन चेंज हो गया। उसमें भी करेक्शंस होते हैं, बट आफ्टर 13 ईयर्स और 14 ईयर्स फिर आपको ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, जब सारे परमानेंट दांत इरप्ट हो जाए। इट्स बेटर टू टेक प्रिवेंशन ना, कि आप सही टाइम पे दांत निकलवा लो तो उसकी अलाइनमेंट ही खराब ना हो। अगर अलाइनमेंट खराब हो गई है तो भी नॉट टू वरी, आगे चल के और भी प्रोसीजर्स है, डेंटिस्ट्री हैज एडवांस्ड अ लॉट। ग्रेट, ओके। ये अच्छा, मुझे खाली बेसिक चीज बताइए कि बच्चों के दूध के दांत कब गिरते हैं? इट इज ए फेज बेसिकली। ऐसा नहीं है कि आपके सारे दूध के दांत चले जाएंगे और फिर सारे परमानेंट दांत आना शुरू होंगे। एक बार जो बच्चे के अंदर दांत आना शुरू हो गए तो एक वो कुदरत का निजाम ऐसा है कि आपके दांत थोड़े थोड़े दांत जाते जाएंगे और थोड़े थोड़े दांत आते जाएंगे। अच्छा, ओके। टू बी जो चीज़ हम लोग को मेन गौर करने की चीज़ है कि आपके जो परमानेंट दांत है वो एट द एज ऑफ 6, ओके, बच्चा जब 6 साल का होता है जब परमानेंट दांत इरप्ट होना शुरू हो जाते हैं। ओके। और अक्सर पेरेंट्स के अंदर यही एक कंफ्यूजन होता है कि जो फर्स्ट मोलर इरप्ट होता है हम लोग का दाढ़, वो आपके कोई भी दांत को रिप्लेस करके नहीं आ रहा है, वो अपनी एक इंडिविजुअल जगह पर इरप्ट हो रहा है। तो पेरेंट्स यही सोचते हैं कि नहीं इसका कोई भी दांत गिरा नहीं है, ये दूध का दांत है, वापस आ जाएगा। हाँ। तो वो एक कंफ्यूजन की वजह से एक दांत बच्चे का खराब हो जाता है, बहुत सी बार ऐसा देखा गया। तो वो चीज़ के ऊपर बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि 6 साल से परमानेंट दांत आना शुरू होंगे और फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 13, और अगर बात अक्ल दाढ़ की है तो टिल द एज ऑफ 18 आपके परमानेंट दांत आते रहेंगे। ओके, तो जो 6 to 13 वाला पीरियड है, 6 years to 13 years वाला जो पीरियड है, दैट इज मिक्स डेंटिशन फेज, जिसमें आपके कुछ दांत दूध के दांत हैं, कुछ दांत परमानेंट है। ओके। आपकी डेंटिस्ट्री में सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़ा वेद तो यही है कि दांत निकालने से आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। हाँ, सही या बात है। आपके, हाँ, ये अक्सर लोगों के दिमाग में है, अक्सर। बट ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके दांतों को निकाल देने से या दांत निकल जाने से आपका आंख का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्टिकल नर्व्स एक अलग सप्लाई होती है, डेंटल नर्व्स एक अलग सप्लाई होती है, तो उसका कोई अच्छा, दांत निकालने से आंखों की रोशनी कम नहीं होती? कुछ भी नहीं होता। चलो, ग्रेट। अगर पेशेंट बहुत डाउटफुल रहता है, हम बोलते हैं प्लीज आप अपनी आंखों का चेकअप करा के आए, फिर दांत निकालें, आपको तसल्ली जरूर हो जाएगी। ओके, ये अक्ल दाढ़ क्या होती है? अक्ल दाढ़ी क्या हर किसी को रहती है या कुछ निकालना पड़ता है? क्या उसका कॉन्सेप्ट? जो बेसिकली एक थर्ड मोलर है, जैसे आपके दाढ़ होते हैं तो हर साइड पे आपके 3 दाढ़ होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मोलर। तो जो थर्ड मोलर है उसको अक्ल दाढ़ बोला जाता है। ओके। और वो बेसिकली अक्ल दाढ़ इसलिए एक नाम हो गया है क्योंकि आपका जो दाढ़ है
वो जो है उसका इरप्शन पीरियड है, एक आइडियल एज है 18 ईयर्स से लेके वो स्टार्ट होता है। ओके तो तब एक नॉर्मली एक इंडिविजुअल जो है वो एक एडल्ट होता है, समझदार होता है, इसलिए उसको अकलदार बोला जाता है। ओके बाकी उसका अकल से भी कुछ लेना देना नहीं, ये भी एक मिथ है कि अकलदार निकाल देने से उसकी अकल चली गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, ये अकलदार यूजुअली औरतों में होती है या सब में? नहीं, हर किसी में। अकल यूजुअली औरतों में ज्यादा होती है, दाढ़ दोनों में होती है। ओके नाउ अब औरत की बात करें तो क्या औरत की जो डेंटिस्ट है और आदमी का जो डेंटिस्ट है, मतलब जो स्ट्रक्चर बोलो डेंटिशियन हाँ इंटरनली, उसमें कुछ फर्क होता है, दोनों का सेम होता है? सी दांत तो सब में सेम ही होते हैं, जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो सब में सेम है। 32 पूरे होते हैं? एग्जैक्टली बहुत से लोगों को, मतलब कुछ केसेस एक्सेप्शनल होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा टूथ भी हो सकते हैं, जिसको सुपर न्यूमरी टूथ बोलते हैं, एक्स्ट्रा दांत भी होते हैं, और किसी को मिसिंग टूथ भी होते हैं, बचपन से कोई दांत मिसिंग होता है, बहुत सारा दांत मिसिंग होते हैं, बट देन दैट आर वेरी रेयर केसेस। मैक्सिमम एक एवरेज इंडिविजुअल में आपको 32 टीथ का सेट जो है वो देखने मिलेगा। अच्छा दैट इज सेम, डेंटिशन इज सेम। ओके और जो फीमेल्स का आपने पूछा था, वो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। जैसे फीमेल में थोड़ा डेलिकेसी होता है, तो फीमेल के दांत जो है आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं दिखेंगे आपको। हालांकि मस्कुलाइन फीचर्स जो है, अभी जैसे एक मेल इंडिविजुअल है तो उसके दांत बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गए, या थोड़ा सा मस्कुलाइन फीचर होता है उसमें। ओके ओके आप बीइंग अ डेंटिस्ट, अगर आप जैसे कहीं जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो, किसी को स्माइल करते हुए देख लिए या बात, तो आपके दिमाग में आता है कि यार इसके दांत के लिए ये चीज़ कराना चाहिए? जी, वो तो आता ही है, वो नेचुरल है कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं आपकी नज़र सबसे पहले उनके दांतों पे पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अभी जब मैं आपको देख रही हूँ, आपके सामने के दांतों में अब्रेजन है, जो साफ जाहिर कर रहा है कि आपकी बचपन से बहुत तेज ब्रश करने की आदत रही होगी, सो आपके लैटरल्स पूरे अब्रेड होके डेंटिन तक पहुंच गए। सो वो वन साइड होता है जो एक डॉक्टर का होता है, जो आपको पूरा जजमेंट दे देता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर कंसल्टिंग लेता है खाली देखने का। ये एक नज़र में जो मैंने आपको बताया, कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा, वो एक नज़र की चीज़ नहीं होती, सालों का एक्सपीरियंस होता है इसमें, और बहुत मेहनत और पढ़ाई होती है, जो आपको एक आम आदमी कभी नहीं बता पाएगा आपके दांतों को देख के। तो वही चीज़ होती है जो डॉक्टर बता रहा है और वही बता सकता है, तो उसका कंसल्टिंग चार्ज होता है। That's very nice. Okay. अपार्ट फ्रॉम, अच्छा मेरे दांतों को भी कराना पड़ेगा जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा ठीक है, अभी ये अगर ये स्माइल मेकओवर, और इसके अंदर मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लाइक जो बिग शॉट्स वगैरह रहते हैं उनका तो मतलब एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है डेंटिस्ट को लेके। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? क्या डेंटिस्ट्री अभी बहुत महंगा होने वाला है आने वाले वक्त में? महंगा तो वो एक अलग टॉपिक हो गया कि महंगा होने वाला है। एज ऑफ नाउ भी अगर आप स्माइल डिजाइनिंग, आप बिग शॉट बोलो या सेलिब्रिटी बोलो, वो एक ये रह गया है कि पहले सिर्फ सेलिब्रिटी कराते थे। आज अगर आप एक अच्छे एरिया में देखोगे, टारगेट पॉपुलेशन है जो लुक्स को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कुछ लोग। इतने सारे स्किन क्लिनिक्स है हर जगह पे। व्हाई? बिकॉज पीपल हैव बिकम लुक्स कॉन्शियस, एंड व्हाई अगेन? सेल्फी, इंस्टाग्राम, फोटो, सो दैट इज व्हाट मेक्स यू मोर। पहले के जमाने में लोगों को इतनी पड़ी नहीं होती थी उनके लुक्स को लेके, क्योंकि उनको वही बंदा देख रहा है जो उन्हें मिल रहा है, स्पेशली फैमिली पीपल, सो दे वर नॉट सो जजिंग, यू नो, कि आपके लुक्स को लेके जज करें। बट इंस्टा के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपको बहुत सारे लोग देखते तो खैर है, बहुत सारे लोग उस पर कमेंट भी डालते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना आज की जनरेशन को बहुत अफेक्ट कर जाती है। उसके लिए स्माइल डिजाइनिंग जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत कॉमन है बहुत सी जगह पे, बिकॉज उसमें कैसा होता है कि हम पूरी जो आपकी स्माइल है, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एवरीथिंग चेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको क्या चाहिए। कुछ लोगों के दांत एकदम सीधे होते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि उनके दांत सफ़ेद हो, चमके, तो उसके लिए भी जो है पोर्सिलेन विनियर्स होता है, वो किया जाता है। दैट अगेन कम्स इन स्माइल डिजाइनिंग। बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। हमारे यहाँ क्लिनिक पे भी हमने ये प्रोसेस बहुत सालों से किया हुआ है, जिसको हम स्माइल डिजाइनिंग तो नहीं बोलेंगे बट स्माइल मेकओवर जरूर बोलेंगे। कई पेशेंट होते हैं जिनके दांतों के बीच में छोटे गैप्स होते हैं, या दांत बचपन में कुछ खेलने करने में फ्रैक्चर हो जाता है, या हल्का सा एक स्पॉट होता है जिसकी करेक्शन की जरूरत होती है। वो सब चीजें आप कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन या कॉम्पोजिट फिलिंग विनियर्स, जिसको हम कॉम्पोजिट विनियर्स बोलते हैं, उसके जरिए आप कवर अप कर सकते हैं। सो व्हाट वी डू इन आवर क्लिनिक इज अ स्माइल मेकओवर। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट हो जाता है, आपको स्माइल, खुल के स्माइल करने की एक आदत लग जाती है। सो बेसिकली हम जाते हैं फ्रॉम अ कैमरा कॉन्शियस और फोटो कॉन्शियस पर्सन टू अ कैमरा कॉन्फिडेंट पर्सन। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार आप देखोगे हर किसी इंसान की एक स्माइल करने की, हंसने का एक सलीका होता है। कुछ लोग एकदम मुंह छुपा के हंसते, व्हाई? बिकॉज कुछ ना कुछ उनको ऐसा फील होता है कि भाई हमारी स्माइल अच्छी नहीं है।
सो अगर एक बहुत आदत सी हो जाती सारा है चीजें होती है, बहुत सारा अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसको एक ऑर्थो करेक्शन भी लगता है। अगर मिनिमल है कि आपको एक आध स्पेस है या सडन है छोटी सी, तो उसके लिए हम लोग कॉम्पोजिट स्माइल डिजाइन कर देते हैं, विच वर्क्स वंडर्स। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो एकदम चौंक गए देख के कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे दांत एकदम नॉर्मल लग रहे हैं। इतना चेंजेस इतना इजीली हो सकता था, मतलब एक वो लोग के लिए एक ड्रीम कम ट्रू था कि भाई ये हम लोग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये चीज हो सकती है इतना रूटीन लेवल पे। या बिकॉज वंस व्हाट हैपेंड, एक पेशेंट मेरे पास आई थी जिसको सेंटर और लैटरल दोनों दांतों में कैविटीज थी। ओके, छोटी छोटी साइड कैविटीज थी, बट व्हेन यू स्माइल तो ब्लैकनेस दिखती है ना, तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो। उस बच्ची की शादी थी, बट दे वर नॉट दैट अफोर्डिंग। हालांकि कॉम्पोजिट विनियर्स कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है, बट उसमें भी कुछ लोगों को वो भी नहीं अफोर्ड कर पाते। तो उनको मैंने बोला कि ठीक है, आप ऐसा है तो आप एक दांत करा लें पहले जो सामने विजिबल है। तो वी स्टार्टेड डूइंग ट्रीटमेंट। फिर मैंने बच्ची को देखा, मतलब एक होता है ना कि इमोशनल, एक डॉक्टर में एक इमोशनल इंसान जरूर होता है। सो मुझे लगा कि जान दो, इस बच्ची की शादी है। सो मैंने खुद से कन्विंस किया, क्योंकि उसने तो मुझे बोला था कि मैम मुझे दोनों दांत करवाने हैं, लेकिन उसकी मम्मी ने बोला था कि हमारा बजट नहीं है। सो उस हिसाब से आई डिड बोथ हर टीथ, मैंने उसके दोनों दांत कंप्लीट कर दिए। सो जब मैंने उसको मिरर हाथ में दिया, वो इतनी इमोशनल हो गई कि शी स्टार्टेड क्राइंग, और उठते ही उसने मुझे गले लगा लिया। मतलब मैम मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है कि मेरी शादी है ना, आई एम सो कॉन्फिडेंट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, दे वेरी हार्ट टचिंग थिंग्स, कि आपको भी एक दिली तसल्ली मिलती है कि किसी बच्ची को आपने खुश कर दिया उसकी शादी में, जो जिसकी मम्मी शायद अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। अदर देन ट्रीटमेंट दैट मेक्स अप योर डे, मतलब एक डॉक्टर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जब आपका पेशेंट इस तरीके से अप्रिशिएट करता है और इस तरीके से खुश होके जाता है, तो हमारा भी दिन अच्छा जाता है, हम लोग को भी अच्छा फील होता है। ग्रैटिट्यूड हर किसी में बोलते हैं। एक पेशेंट खुशी से ट्रीटमेंट तो करा ही रहा है, पैसा आपको दे ही रहा है, बट कुछ पेशेंट एकदम खुश होके जब आपको एक रिएक्शन देते हैं उस चीज़ का, उससे हमारा भी दिन बन जाता है। हमें भी एक खुशी होती है कि जो हम काम कर रहे हैं वो आपको तसल्ली दे रहा है, आपको खुशी दे रहा है। सो दिस इज व्हाट, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुत मैटर करती है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। स्माइल डिजाइनिंग में अक्सर पेशेंट्स ऐसे ही रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनको उम्मीद नहीं होती कि उनके दांत अच्छे हो जाएंगे, परफेक्ट, जस्ट विद द फिलिंग, कैप नहीं। बहुत से केसेस में कैप करना पड़ता है जहाँ अगर आपकी बहुत डीप सडन है और आरसी चला गया। सो व्हाटएवर आई एम सेइंग इज बेसिक, जो आपको एक डेंटिस्ट ही परफेक्टली बता सकता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपके केस में क्या हो सकता है। और वो एक शॉर्ट टर्म चेंज है, यू कम विद अ प्रॉब्लम एंड विद इन हाफ एन आवर 1 आवर आपका जो एक सिंगल विजिट है मेंटेनेंस कराना पड़ता है। उसको कोई क्लिनिकल मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है एज सच, क्योंकि जो हम करते हैं, आई डोंट नो, मैं तो जो भी बोल रही हूँ अपने क्लिनिकल बेसिस पे बोल रही हूँ कि वी गिव अ वेरी हाई पॉलिशिंग फिनिश। अल्हम्दुलिल्लाह, समझो मैं 8 साल से ये चीज़ कर रही हूँ, तो 1 या 2 केसेस अगर आपके रिपीट हुए, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने ईटिंग हैबिट्स में वो चीज़ें की थी जो मैंने उनको साफ मना की थी। लाइक अगर आपकी बॉन्डिंग है, बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, तो आपको कुछ चीज़ें खाने पीने में एहतियात रखनी है कि आपको बहुत कड़क चीज़ सामने के दांतों से या जहाँ फिलिंग किया हुआ है उस दांतों से नहीं खाना है। सामने के दांतों को अगर आप एस्थेटिकली मेंटेन करेंगे, डेलिकेटली मेंटेन करेंगे, तो आपका वो चीज़ बहुत सालों तक टिकता है बिना खराब हुए। सो हर एक पेशेंट में सेम ट्रीटमेंट किया जाता है, बट लाइफ जो है वो हर पेशेंट की हैबिट पे भी डिपेंड करती है। परफेक्ट। वेल डॉक्टर साहब, आप लोग के सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर्स हैं? मेरा अकाउंट ही नहीं है सोशल मीडिया। We don't have followers, but अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत पेशेंस है। माशाल्लाह, ग्रेट। आपका अकाउंट ही नहीं है? अकाउंट ही नहीं है। ओके, वेल डेली रूटीन में लोग कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो लॉन्ग टर्म डैमेज कर देती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बेसिकली जो हम लोग जिस तरीके से ब्रश कर रहे हैं, जैसे पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया कि जो ब्रशिंग टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप गलत तरीके से ब्रश कर रहे हो, वो आप अपने एनामल को और ख़राब कर रहे हो। तो वो एक बहुत चीज़ ऐसी एक है जिसको आपको लर्न करना है, जिसको आप बहुत इजीली सीख सकते हो, और वो आप एक रूटीन के अंदर डाल के अपनी वो लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो जिस तरीके से आप ब्रश कर रहे हो। और काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, जैसे लोग उसको प्राइड लेते हैं, जैसे एक यंग टीनेजर्स में होता है बॉटल दांत से खोल देना। दे टेक प्राइड इन इट कि हम लोग ने दांत से, मेरे दांत इतने मजबूत है मैं दांत से बॉटल ओपन कर लेता हूँ। बट देन ये लॉन्ग टर्म आपके दांतों को प्रॉब्लम देगा। अगर वो हल्का सा क्रैक भी आ गया या फ्रैक्चर लाइन भी आ गया, उस टाइम पर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बहुत उसमें प्राइड ले रहे हो कि मैं अपने दांत मेरे इतने मजबूत है कि मैं अपने दांतों से बॉटल ओपन कर दे रहा हूँ। बट देन दैट इज़ नॉट राइट।
और कुछ कुछ फीमेल्स में बेसिकली आदत होती है कि वो पिन वगैरह दांतों में पकड़ने की या सुई वगैरह दांत में पकड़ने की। तो कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट्स है जिसको आप दांत से ओपन कर रहे हो या दांतों को कोई इस तरीके के कामों के लिए इस्तेमाल करना विच इज नॉट राइट। आपको दांत है खाने के लिए, आप उससे खाना पीना खाइए, बाकी ये सब चीजें जो है बॉटल ओपन करना उसके लिए एक बॉटल ओपनर है, आपको अपने दांतों को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल चीज भी एक, जैसे आप रैपर फाड़ रहे हो, लेडीज में एक चीज होती है, आदत होती है कि आप दूध की थैली फाड़ रहे हो, रैपर फाड़ रहे हो, इससे क्या होता है कि आपके सारे दांत का प्रेशर एक दांत पे आ जाता है। सो एक अनड्यू प्रेशर आप एक दांत पे डाल रहे हो, वो नॉर्मली तो इतना नुकसान नहीं देता, बट क्या पता आपने किसी दिन किस प्रेशर से डाला हो तो आपका ऊपर या नीचे का कोई दांत फ्रैक्चर हो सकता है। सो ये सब चीजें बहुत नजरअंदाज हो जाती है कि ये तो बहुत कॉमन है, बट यही वो चीजें होती हैं जो आपको आगे चल के तकलीफ देती है। हम लोग इतना केयर ही नहीं करते उस चीज के बारे में, हम लोग उतना जहन ही नहीं जाता हम लोग का कि ये चीज नहीं करनी है। नदीम भाई आप बिल्कुल टेंशन नहीं, वो मैं खुद थोड़ा सा 90% चीजें लग रहा है आप कर रहे हो। यू कैन से 99%। अभी 2 दिन पहले ही मेरे दांत से खोला। नहीं, ये बहुत से लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, अरे मैं पूछूंगा ना ऐसा कुछ बात, अरे माशाल्लाह मेरे दांत, आज भी मैं दांत से बॉटल ओपन करता हूँ, मतलब उसके अंदर प्राइड ले रहे हो आप ये चीज को गलत अच्छा, काम करके। गन्ना खाना कैसा? गन्ना खा सकते हैं, गन्ना खा सकते हैं। इनफैक्ट गन्ना खाना इज गुड, सलाइवरी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। पहले के जमाने में देखो लोग ये सब चीजें डायरेक्ट खाते थे, आज के लोग जो है जूस बना के पीते हैं। तो ये एक चीजें थी जो पहले और आज की जनरेशन डिफेक्ट बोलते ना कि पहले नहीं सड़ते थे, आज क्यों सड़ रहे हैं, क्योंकि पहले के लोगों में इतना डेंटल केरियस का प्रॉब्लम ही नहीं था। पर वो लोग तो दांत भी नहीं घसते थे ना, पहले के लोग कहाँ घसते थे? नहीं, दांत घसते थे, बट देन वो लोग प्रॉपर उतना केयर भी करते थे, मतलब प्रॉपर उनका जो खाना पीना था, जो डाइटरी इंटेक था। आज जो हम लोग खा रहे हैं सब इजी चीजें, सॉफ्ट चीजें, मतलब हम लोग स्टिकी कार्बोहाइड्रेट, चिप्स वगैरह, एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह। तो पहले ये सब चीजें इतनी कहाँ कॉमन थी? आपने किसको देखा था कि जो पुराने जमाने में लोग इतने चिप्स खा रहे हैं या एरेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं? आज तो ये कॉमन हो गया है। आप किसी भी लोकल दुकान चिप्स वाले की देख लो, बच्चों से भरी रहेगी। और चिप्स ऐसी तो नहीं आती ना उनकी दुकानों पे, जितनी बिकती है तभी तो आती है ना। डिमांड एंड सप्लाई का हिसाब होता है क्लियरली। तो ये सब चीजें जो होती है वो आज की जनरेशन बहुत ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर रही है। प्लस आपकी ब्रशिंग टेक्निक्स तो कहीं नहीं जा रही है, ब्रशिंग तो आपने सीखी नहीं है बराबर। तो उस हिसाब से तो जाहिर सी बात है, पहले के ज़माने में आज के ज़माने में बहुत मेजर डिफरेंस है ईटिंग हैबिट्स को लेके। और ईटिंग हैबिट्स ही होती है जो आपके दांतों को एकदम खराब कर देती है। एसिड डिपोजिशन होता है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया फीड करता है, सड़न बढ़ती है। पेशेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, या लोगों के दिमाग में मैं बोलूँगा एक ही चीज़ बैठती है कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो रहे हैं। हाँ, परफेक्ट है। ये सबसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अगर आप भले चॉकलेट खा भी रहे हो, आप उतना अच्छे से केयर कर रहे हो, देन दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। मॉडरेट इंटेक अगर कोई चीज़ का है, दैट इज ओके, दैट इज गुड। बट देन अगर कोई चीज़ आउट ऑफ लिमिट जा रहा है, जैसे कोई भी चीज़ खाना अगर फंस जाएगा, मुंह के अंदर रह जाएगा, तभी तो वो शुगर कट डाउन होकर एसिड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद आपके दांत खराब होना शुरू होगा। राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चॉकलेट से ही आपके दांत खराब हो रहे हैं। अगर आप कोई चिप्स वगैरह खा रहे हो, फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, तो उससे आपके दांत खराब हो रहे हैं। स्टिंग वगैरह एरिटेड चीजें जो है कितनी कॉमन है। हाँ, तो कोई भी एरिटेड ड्रिंक आप देख लो, उसमें शुगर कंटेंट कितना होता है। तो शुगर जरूरी नहीं कि शक्कर के फॉर्म में आप ले रहे हो, शुगर एक कंटेंट होता है हर चीज में, तो वो आपको देखना जरूरी है। ओके, अब मेरे घर में तो हम लोग ने रूल बना के रखे, जैसे एग्जांपल मैं मेरी घर की बात नहीं करूँगा, जनरल बात करूंगा कि भाई चॉकलेट्स बच्चों को 2-2, 3-3 घंटे के गैप में दो, व्हिच इज आल्सो ए रॉन्ग। अगर आपको देना है, नहीं, अगर आपको खाने देना है, एक ही बार बच्चे को वो शुगर एक्सपोजर दो, ताकि आपका बॉडी जो है उसको रिकवर करेगा। उसके बाद ये हो क्या रहा है ना, अगर हम लोग, बच्चे ने सुबह में एक चॉकलेट खाई, फिर 2 घंटे के बाद जब बॉडी उसको पीएच जो है उसको अगर कवर करने जाता है, तो वापिस एक शुगर अटैक हो जाता है। अच्छा, तो ये बार बार होना विच इज नॉट गुड। अगर आपको बच्चे को देना भी है, सी टू इट, कि आप ऐसे टाइम पर उसको खिलाएं कि जिसके बाद आपको ये इंश्योर करें कि वो बच्चा उसको क्लीन कर देगा। ओके। तो खास करके जैसे अभी अगर आप मुझे पूछोगे कि अगर सोने के टाइम पे चॉकलेट खाना कैसा है, तो विच आई वुड से दैट इज रॉन्ग। आप सोने के टाइम पर मत शुगर इंटेक दो इतना। ओके। तो दिन भर में अगर वो खा रहा है, ठीक है, एक ही टाइम पर उसको एक टाइम बना के दो, उसको उस तरीके से गाइड करो, उसको आपको मोल्ड करना है आपके बच्चे को कि कोई एक हैबिट कैसे उसको कंटिन्यू करनी है आगे। और जो गैप में वहाँ खिलाती है चिप्स, चॉकलेट, गलत है, गलत है। एट ए टाइम जितना चाहिए उतना खिला दो, बट जितना चाहिए उतना नहीं, बट देन एक ही बार अगर एक्सपोजर हो तो वो अच्छा रहेगा। Apart from that also ना, कि अगर आपने कोई चीज खाई है तो आप एक आदत डालें कि आप उसको अच्छे से रिंस कर सके। अब रिंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक वॉश बेसिन ढूंढे या कोई ऐसी जगह ढूंढे जहाँ आपने कुल्ली करके थूकनी है। आप खाली अगर खाने के बाद पानी अच्छे से मुंह में लेके
इस डायरेक्शन में अच्छे से अगर आप उसको करके पी जाए, आपने वो पी पानी जाए। पीना है, हाँ। तो पानी आप मुंह में पीने के लिए ले रहे हैं ना, थूकने के लिए थोड़ी ले रहे हैं। अच्छा। और जो मुंह के अंदर है वो आपका ही खाया हुआ है। ओके, मुझे लगा आप बोलेगी गागल कर लो। नहीं, जरूरी नहीं है, अगर everywhere आपको नहीं गागल- पॉसिबल है, कुछ ऐसी जगह है, अब जब जैसे आप कोई मीटिंग में बैठा है, आपने खाना खाया, अब आपके लिए उठ के जाना पॉसिबल नहीं है, Okay. कोई चीज आपके मुंह के अंदर सॉफ्ट है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके दांत के ऊपर एक लेयर बन Sticky हो रहा जाता है, है। आप थोड़ा सा पानी मुंह के अंदर लेके गोल गोल घुमा के आप और अच्छे बच्चे से पी स्कूल जाइए। जाते हैं, वो टिफिन में क्या ले जाते हैं आजकल अक्सर, शॉर्ट ब्रेक है तो चिप्स वगैरह, जंक, ये तो बहुत कॉमन है। जंक वो रेडीमेड आता है ना, अभी रेडीमेड लाया है। एवरीथिंग इज Exactly. रेडीमेड। हाँ, तो जंक ले जाते हैं, तो उनको ये आदत डाले हाँ कि बेटा जब आप खा लो स्कूल में, तो Frozen आपको अगर food. बाहर जाने ना मिले तो खाली कुल्ली करके पानी पी लो। आप जो करेंगे ना, आपका बच्चा वही सीखेगा, Exactly. देखेगा। सो पहले आप अपनी आदतें चेंज कराएं, फिर अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं हमारी बात नहीं सुनते हैं, बच्चे ब्रश नहीं करते हैं। आप कितनी बार ब्रश कर रहे हैं? पूरा मुझे दिन ये चॉकलेट बताएं। बच्चा खा हम रहा है, पूरा parents को दिन यही चिप्स पूछते खा हैं। रहा है, तो ये सब चीजें फ्रीली अवेलेबल तो नहीं है बाहर। अगर आप उनको पे करोगे, बच्चे के हाथ में पैसा दोगे, तो ही बच्चा जाके बाहर से ले रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग को बेसिकली, अब जैसे स्कूल जाने के लिए अगर आपने अपने बच्चों को सिखाया, तो डे वन जरूरी तो नहीं है कि आपका बच्चा पहले से ही बैग लेके सुबह में रेडी रहा होगा कि मुझे आज स्कूल जाना है। आपने उसको नहीं भी, जब उसने जाना चाहा तो आपने देखा कि ये चीज़ ज़रूरी है, तो आपने एक आदत डाली है ना। तो वैसे ही खाने पीने की चीज़ें, सेल्फ क्लीनिंग जो है, सेल्फ हाइजीन मेंटेन करने की जो तरीके हैं, उसमें आपको फोर्स करना है। आप उसको सिखाइए, आप पहली बार समझाइए, दूसरी बार उसको डरा के समझाओ, लेकिन उसको वो चीज़ की आदत डालनी है। ये काम एक पेरेंट्स का है, जो हम लोग सिखाना है ये सब चीज़ें। और ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो हम लोग डेली रूटीन के अंदर ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, और हम लोग ये सब चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। ग्रेट। टीनेजर्स और यंग एडल्ट के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हेल्दी स्माइल मेंटेन करने के लिए? यू इंस्ट्रक्टर। टीनेजर्स अगेन सेम, आजकल के बच्चों को आप देखो, खाने पीने की सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। दूसरी चीज़, आजकल के लड़के जो हैं बहुत ज़्यादा पान मसाला, तंबाकू, इन सब चीज़ों नॉट ओनली बॉयज, हाँ, yeah, girls also, yeah, many girls actually, many female patients, अच्छा? females, girls, हाँ। yeah, many female patients, बहुत ज्यादा। अभी आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं तो आप छुपा तो नहीं सकते कि आपने क्या किया है। Exactly. घर वालों से छुपा सकते हैं, लेकिन हम तो देख के ही समझ जाते हैं कि आपके मुंह में क्या है क्या नहीं है। सो वहाँ से हमको पता चलता है कि आपको गुटखा वगैरह, एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको आपको खाने की आदत है। आप इस चीज़ को प्लीज स्टॉप कर दें आज के आज ही, क्योंकि ये आपको पता है, उसी के ऊपर पैकेट पे लिखा होता है कि दिस कैन कॉज यू कैंसर। वो अपनी वार्निंग कंपनी दे के छोड़ देती है। सो हम क्यों अपने आप को कुएं में ढकेल रहे हैं? आप अपना सेहत का ध्यान रखो, आपके दांत का ध्यान रखो, सफाई मेंटेन करो, और ये सब चीजें बंद करो। आप ये सब चीजें खाते हुए डॉक्टर के पास आएंगे, डॉक्टर आपकी क्या मदद करेगा? ऊपरी तौर पे हम सफाई कर लेंगे, बट आप वापस खाएंगे, आपको दोबारा से वो तकलीफ हो जाएगी। सो क्लीनिनेस, आजकल लुक्स कॉन्शियस लोग होते हैं जो क्लीनिंग के लिए आ जाते हैं कि भाई हमारे दांत क्लीन कर दो। और कितने कितने बच्चे मैं आपको बताऊंगी ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स लाते जरूर है लेकिन ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते। उसकी बहुत बड़ी एक वजह है, एक बार हमने क्लीन कर दिया, उन्होंने अपनी आदत ना छोड़ी, तो आपको रिपीट स्टेन्स दिखना वो दिख के आ जाएगा, वो एक आपका एक रिपोर्ट कार्ड हो जाएगा कि आपने हाँ। हैबिट स्टॉप नहीं की है। घर में आपने बोल दिया, आपने स्टॉप कर दिया है, बिल्कुल। अगर दांत साफ हो गए, अब उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो तो दिख के आ जाएगा मुंह के अंदर। मोस्ट ऑफ द किड्स तो वो भी एक रीजन है। और एक दूसरा चीज ये बहुत कॉमन है कि लोग बोलते हैं हम लोग ने एक आदत, कोई पर्टिकुलर हैबिट था गुटखा वगैरह खाने का, तो उसको हम लोग ने रिड्यूस कर दिया है या कम कर दिया है। बट आई थिंक ये आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो अगर ऐसी कोई चीज कर भी रहे हो तो। अच्छा। बिकॉज रिड्यूस कर देना, आई मीन दैट मेक्स नो पॉइंट। बिकॉज अगर आप कोई चीज, फॉर एग्जांपल आप 10 पैकेट गुटखा अगर दिन के खाते थे, एंड देन आपको किसी डॉक्टर ने बताया या किसी और से मिलने के बाद आपने उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल लाया, और अगर आप बोलते हो मैं आज दिन के 2 पैकेट या 5 पैकेट खा रहा हूँ, तो विच इज़ अगेन रॉन्ग, बिकॉज आप उसको दिन के 5 पैकेट काउंट कर रहे हो, बट दैट इज़ नॉट द वे। आपका बॉडी उसको, आपने जो इतने सालों से जो इतने पैकेट खाए, दैट इज +5 दैट यू आर ईटिंग इट। ओके, 10 + 5 हो So गया you ना। take it in that ways। मगर आप लोग ये तो मत 10 - सोचो 5 हो कि गया। आपने सुबह में, आज सुबह में आप उठे, आज रात तक आपने 5 पैकेट खाए, दैट इज नॉट 5 पैकेट, दैट कैन नेवर बी काउंटेड एज 5 पैकेट। जो इतने सालों से आप खाते आ रहे हो, दैट इज +5। ओके 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 ओके। तो विच इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम। तो अगर स्टॉप करना है, कंप्लीटली स्टॉप। आप उसको रिड्यूस कर रहे हो या मैं आदत छोड़ रहा हूँ, that is not that. Yeah, you एकदम give stop ही कर दो yourself फिर। time, yeah, you give yourself time कि लेकिन मुझे कोई ये 2 बंदा हफ्ता, स्टॉप 3 करना चाहता है बट वो नहीं करता, स्लो एंड स्टडी कर सकता है वो। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर दिमाग में, अब हम लोग के पास पेशेंट आते हैं, अब जैसे स्मोकर्स वगैरह हैं, तो कितने लोगों के दिमाग में होता है कि जब तक स्मोक नहीं करेंगे उनको वॉशरूम नहीं आता है, प्रेशर नहीं आता है। तो ऐसी सब चीज़ें, ये सब माइंड गेम है बेसिकली, आपके दिमाग में बैठा हुआ है। जो लोग को आदत नहीं है, क्या वो लोग सुबह में वॉशरूम नहीं जाते?
ओके तो बेसिकली आपके दिमाग के अंदर बैठा हुआ है। हाँ, शुरुआत में कोई भी चीज देखो, अगर आप छोड़ोगे, आपको अगर कोई चीज का एडिक्शन है, 101% आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट देन यू हैव टू थिंक अबाउट द ग्रेटर एस्पेक्ट कि आपको जो उसके एडवांटेजेस होने वाले हैं लॉन्ग लाइफ में, आपको आगे चल के कितना, बिकॉज अगर एक कैंसर देखें तो कैंसर तो चलो एक पेशेंट को होता है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली परेशान होती है। खाली एक बंदा परेशान नहीं होता है, अगर कैंसर हो गया है आपकी पूरी फैमिली परेशान होती है आपके पीछे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है देखने जाएंगे तो उस टाइम पर फिर उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता अगर कोई चीज़ हो गई है। तो राइट नाउ अगर आपके पास अभी भी टाइम है, आप उस चीज़ को स्टॉप कर सकते हो। हाँ, थोड़े दिन तकलीफ होगा, बट देन दैट इज़ ओनली द वे आउट। अगर आप बोल रहे हो कि मैं उसको रिड्यूस कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली मेरी नज़र में आई फील कि आप अपने आप को एक उल्लू बना रहे हो, फूल कर रहे हो अपने आप को। मेक्स नो पॉइंट। There's one more thing I would like to add कि पेशेंट्स आते हैं, बोलते देखो मैडम हम लोग पान तम्बाकू खाते तो हमारे दांतों में सड़न नहीं है, राइट? मैं वो बोलती हूँ बिल्कुल सही, सड़न नहीं है, लेकिन आपको सीधा जानलेवा बीमारी हो जाएगी, आपको ट्रीटेबल बीमारी नहीं होगी। सड़न तो ट्रीट कर सकते हैं, दांत में प्रॉब्लम है उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, बट उस चीज की वजह से जो आपको कैंसर होगा उसकी लाइफ क्या रहेगी? सो आप ये मेंटालिटी अपनी ना जनरेशन टू जनरेशन मत डालो। यू अगेन टेकिंग प्राइड इन इट कि मेरे तंबाकू खाने से मेरे दांत सेफ है। यू आर टेकिंग प्राइड इन इट। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने ये तो नहीं बोला है ना कि आप अपने आप को गलत चीजों में डालो। ये एक मिथ है, मे बी शायद मैं भी इसको फॉलो कर नहीं रहा हूँ। जो बंदा तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो अच्छे से जी रहा है, लेकिन जो इसको अवॉइड करे ना हॉस्पिटल में वही लोग मिल रहे हैं। ये सही में मिथ है या फैक्ट है? नहीं, वही तो मैंने आपको बोला, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। सी बेसिक सी एक चीज होती है कि डॉक्टर्स कैन ट्रीट, डॉक्टर्स कांट हील। हम आपकी इलाज कर सकते हैं, जख्म भरने की जो ताकत है वो सिर्फ अल्लाह की जात में। इसलिए बोलते हैं ना कि हमको इस डॉक्टर के हाथ से शिफा है, इस डॉक्टर के हाथों में शिफा देने वाला कौन? अल्लाह। बेशक। ओके, कोई ऐसा मिथ जो बहुत कॉमन है लोगों में? या दांत क्लीनिंग करने से दांत हिल जाते हैं आपके। हाँ, ये तो सही बात है ना? नहीं, सही बात नहीं है। हमें डर लगता है वेरी रॉन्ग कि दांत क्लीनिंग करने के बाद आपके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो मशीन, अगर आप कभी डेंटिस्ट के पास विजिट करोगे, आप वो जो हम लोग का जिसको स्केलर, अल्ट्रासोनिक स्केलर है हम लोग का, अगर आप उसको टच भी करोगे, उसमें कोई ब्लेड वगैरह नहीं है। हम आपका दांतों कट नहीं कर रहे। लोगों के दिमाग में एक ये भी चीज होती है कि दांत साफ करने के बाद दांत घस गए, मेरे दांत पतले हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी कोई डेंटिस्ट के पास विजिट कर रहे हो, जो स्केलर टिप है आप उसको हाथ लगा के देख सकते हो, उसमें कोई भी कटिंग एज नहीं है, वो कोई चीज कट करने के लिए। हाँ, डेंटल ड्रिल जो है जिससे डॉक्टर आपका कैविटी क्लीन करता है, उसमें एक कटिंग एज होता है जिससे हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। लेकिन ये जो क्लीनिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसके अंदर कोई भी ब्लेड नहीं है, वो सिर्फ मशीन वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो आपके दांतों के ऊपर एक लेयर है जो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलने वाला है, वो हम लोग आपको क्लीन करते हैं। वो वाइब्रेट होता है, राइट? यस, एग्जैक्टली। इनफैक्ट उससे आपके गम्स जो हैं वो एक हेल्दी स्टेट में, आपके जो इन्फ्लेम्ड गम्स है, आपके दांतों और मसूड़े के बीच में जो खाना फंसता है और जो एक हार्ड लेयर बन जाता है जिसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, तो वो जो लेयर बनने के बाद आपके मसूड़े जो है कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। जिंजाइवाइटिस जो एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है, गम्स डिसीज, तो वो चीज़ होने की वजह से आपके दांत आगे चल के, अगर आपने टाइमली उसको केयर नहीं किया, तो उसके बाद आपके मसूड़े वगैरह बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और आपका दांत हिलना शुरू हो जाएगा। तो नॉट बिकॉज ऑफ क्लीनिंग आपके दांत हिलना शुरू हो गए। एग्जैक्टली। सी, अगर दांत सड़ रहा है उसका इलाज हो सकता है। अगर आपने दांत की नींव को हिला दिया हो, गम्स आपके दांत को पकड़ रहा है, अगर गम्स ही आपने खराब कर दिए हो, लूज कर दिए हो, तो उसके लिए मल्टीपल सर्जरीज इन्वॉल्व होती है जो एक्सपेंसिव भी हो जाती है और बहुत सारे पेशेंट्स उसमें इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद उसको सेव करना, कोई हिलते हुए दांत, डायबिटीज वगैरह पेशेंट है, उसका रिजल्ट आए ना उस पर भी डिपेंड करता है। बट अगेन यू आर जस्ट वर्सनिंग। अगर आप टाइमली करा लो। दूसरी चीज, मैं अपने पेशेंट्स को गम रिलेटेड ये जरूर बताती हूँ कि प्लाक और कैलकुलस जो होता है ना, वो गम्स के ऊपर एक दीमक की तरह होता है। आप कोई भी लकड़ी में दीमक देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, द मोमेंट यू टच रिमूव वो पूरा गिर जाता है क्योंकि वो दीमक खा चुका है। सो कैलकुलस और प्लाक आपका जो मसूड़ा है उसको हटा चुका है ऑलरेडी, वहां से हमने नहीं हटाया। वहां आपका मसूड़ा है ही नहीं जहाँ प्लाक है। हम प्लाक हटाते हैं, आपको गैप नजर आता है। क्यों? क्योंकि वहां जो मसूड़ा था वो प्लाक ऑलरेडी एक स्यूडो डिपॉजिट है, वो जो एक स्यूडो डिपॉजिट बना हुआ है उसके ऊपर। इसलिए पेशेंट को लगता है कि भाई आपने खड्डा, गैप हो गया हमारा, आपने ये हटा दिया, हमारे दांत हिल रहे हैं। आपके दांत इसलिए नहीं हिल रहे कि हमने प्लाक हटाया, इसलिए हिल रहे कि अंदर का जो मसूड़ा था जो आपके दांतों को पकड़ा था वो ऑलरेडी जा चुका है। इसीलिए मैं हर पेशेंट को ये सलाह देती हूँ कि इनिशियल स्टेजेस, इसके भी स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। इनिशियल स्टेजेस में आप करा लो तो जो मसूड़े होते हैं वो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं, वो अपनी जगह पे बराबर आ जाते हैं।
लेकिन आप एकदम लास्ट स्टेज पे आएंगे हमारे पास, जब मसूड़े जड़ के नीचे जा चुके हैं, तो हम खोलेंगे तो जड़ ही हाथ में आ जाएगी। और एक एज फैक्टर भी है, अगर यंग एज में अगर आप इस चीज़ को ध्यान दे रहे हो, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आपके गम्स जो है वो रीग्रोथ होगा और वो चीज़ को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। yes. हम लोग यही सोच सोच के टाइम आगे चलने देते हैं कि नहीं ये तो आगे चल के ख़राब हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर, और एक पर्टिकुलर एज के बाद आने के बाद आपको वो अचानक से जब किसी दिन वो एक जो डिपॉजिट है वो खुद ब खुद निकल जाता है, तब आपको फील होता है, तब आप सोचते हो नहीं मेरे दांत हिलना शुरू हो गए, और तब वो जनरलाइज सिचुएशन हो चुकी होती है, तब पूरे मुंह के अंदर फैल चुका होता है। समझ गया। तो ये बेसिकली ऐसी चीज़ है जिसको आप रिवर्स कर सकते हो, आप अच्छे से अगर टाइमली केयर करो, हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। ओके, आप ओरल कैंसर्स के डूज एंड डोंट्स बता सकेंगे कि क्या चीज़ नहीं करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ओरल कैंसर में तो वही चीज़ है कि तम्बाकू हो गया, सुपारी हो गया, सबसे मेजर ओरल कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है। दूसरी चीज़ होती है जो आप दांतों को छोड़ देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, ये बहुत रेयर है, ये बहुत कॉमन नहीं है। एनी सोर्स ऑफ इरिटेशन, एनी सोर्स ऑफ इरिटेशन, क्या आपने छोड़ दिया? बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनका टूटा हुआ दांत मुंह के अंदर मौजूद है, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं कराते क्योंकि उनको पेन नहीं है। सी पेन इज जस्ट अ साइन, इट्स नॉट द कि आपको उस पेन नहीं है मतलब वो दांत आपका फिट एंड फाइन है, बिल्कुल नहीं। उसके नीचे एक टिश्यू, ग्रैन्युलेशन टिश्यू हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्सिस हो जाता है, जो फैलना चालू कर जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स को ये भी नहीं पता है कि गम्स, जो अभी हमने आपको बताया कि क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। व्हाई? बिकॉज अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है, एक अमेरिकन स्टडी में पता चला था कि सम 125 या 120 पेशेंट्स को लोगों ने जो स्टडी की थी हार्ट अटैक पेशेंट्स में, तो उनके जो हार्ट ब्लॉक में बैक्टीरिया पाया गया था, दिस वाज 70 to 75% वो बैक्टीरिया था जो आपके गम्स में पाया जाता है। सो इनडायरेक्टली आपके गम्स का बैक्टीरिया कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होने के चांसेस हैं अगर आपके दांत में प्रॉब्लम है तो। जी बिल्कुल, ये पेशेंट्स को नहीं पता है। पेशेंट को आप दोस केसेस आर वेरी रेयर, बट देन है ये चीज पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर पेशेंट इससे रिलेट करे कि भाई इसकी वजह से हमको ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है। ऑलवेज टेक एक्सपर्ट एडवाइस। आजू बाजू वाले ठीक है, रिश्तेदार ठीक है, बट अपने डाउट्स आप एक एक्सपर्ट के पास जाके ही क्लियर करें, वो ऑलवेज बेस्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज एंड गूगल एंड ऑल, एवरी केस इज डिफरेंट, एवरी परसेप्शन और ट्रीटमेंट जो होता है हर एक बंदे को अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इसलिए तो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस डॉक्टर का क्या फायदा होता है। एक्सपीरियंस डॉक्टर की एक्सपर्टीज आ जाती है, उसने हर तरीके का पेशेंट देखा हुआ रहता है, हर तरीके की ट्रीटमेंट आजमाई रहती है, और उसको पता होता है कि ऐसे टाइप के पेशेंट में ऐसी ट्रीटमेंट चलेगी, ऐसे टाइप के पेशेंट को ऐसा चीज सूट करेगा। So that is where expertise counts. Great. Okay. जैसे आपने कहा chewing of tobacco is injurious to health, है ना? बट क्या स्मोकिंग भी दांत को इम्पैक्ट देता है? स्मोकिंग से कोई भी चीज बर्न हो रहा है, वो धुआं है उससे बर्न हो रहा है, आपके मसूड़े जो है आपका बोन रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। ओके। मैक्सिमम स्मोकिंग केसेस जो बहुत चेन स्मोकर है उसमें ये देखा जाता है कि उनके जो बोन है, एल्वियर बोन, जिसके अंदर आपका दांत पकड़ा हुआ है जो सॉकेट के अंदर, वो बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, और आपके दांत हिलना शुरू हो सकते हैं। एग्जैक्टली, बोन लॉस इज द सेकंड स्टेप ना। गम इन्फेक्शन के बाद बोन लॉस होता है, बोन के अंदर ही तो आपका दांत होता है, वो हिलना स्टार्ट कर देता है। ओके। एनीथिंग दैट इज बैड, उसको आप एक शॉक की तरह ले या कुछ। अगर वो ओरल के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, आपको विजुअल चेंजेस, जैसे अभी आप टोबैको च्यू कर रहे हो तो कैंसर आपको मुंह के अंदर होगा, वो दिख के आएगा, ओके, राइट। बट देन अगर स्मोक कर रहे हो तो लंग कैंसर होने के चांसेस हैं। अभी पता है आपको एक ट्रेंड निकला है वेप, और स्पेशली ये जो गंदगी है ये बच्चों में बहुत पाई जा रही है, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स। इजीली अवेलेबल हो गया है, बहुत इजी, जबकि वो बैंड है इंडिया में, बट इट इज अवेलेबल इजीली और लोगों को पता है, मिलता है। हाँ, तो उसके बारे में, उससे भी कुछ इम्पैक्ट होता है? बहुत ज्यादा, स्मोकिंग से ज्यादा हार्मफुल और डेंजरस है वेपिंग, और जो शीशाज आजकल हुक्का वगैरह जो है वो ज्यादा डेंजरस है। यस, वेप तो मतलब भी तो ट्रेंड है, हर कोई कूल लगने के लिए बच्चा पी रहा है। तो अक्सर ये सब चीजें जो है टीनेजर्स में अभी आजकल जो स्मोकिंग का भी जो है वो आदमी थोड़ा सा कूल फील करने के लिए एक आदत वो फूल होता है। हाँ एग्जैक्टली, वो फूल होता है, जो पीता है वो कूल नहीं लगता, वो फूल लगता है। एग्जैक्टली, है ना? ओके, तो बच्चों को इसके बारे में आप क्या बोलोगे थोड़ा सा, जो वेपिंग करते हैं? एग्जैक्टली, सी एनी हैबिट दैट यू टेक, वेपिंग आपको पता है कि ये आपके लंग्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है। इनफैक्ट स्टडीज हैव प्रूव्ड कि आप स्मोकिंग एक सिगरेट स्मोक करेंगे ना, 70 टाइम्स आप वेपिंग एक वेप आपका 70 टाइम्स सिगरेट स्मोकिंग के बराबर का होता है। Exactly. हाउ फास्ट यू आर डैमेजिंग योर लंग्स। आप अपनी लाइफ खुद ही शॉर्ट किए जा रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ खत्म हो जाए, दैट विल बी एन ईजियर थिंग। लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती है, लंग इन्फेक्शन से ब्रेथलेसनेस हो जाता है, आप चल फिर नहीं सकते, वो भी बहुत छोटी उम्र में हो जाता है। अक्सर आप देख रहे होंगे कि आजकल लोगों को बहुत छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक होता है। व्हाई? बिकॉज लोग बहुत अनहेल्दी हो चुके हैं।
Right. फैशन Exactly. ट्रेंड के चक्कर में आपने अपनी हेल्थ का एकदम से खराबा कर दिया है. सो व्हाट्स द पॉइंट? एनीथिंग दैट इज इफेक्टिंग ट्रेंड वगैरह, बट कुछ भी बोल लो, कुछ लोग ट्रेंड के पीछे एकदम ही पागल हो जाते हैं कि यू हैव टू ओनली डू इट. परफेक्ट है. बेसिकली एडवाइसेबल, कोई डॉक्टर आपको ये चीज एडवाइस नहीं करेगा. व्हाट डॉक्टर्स, इवन एक लोकल इंसान, एक ह्यूमन जो समझता हो क्या गलत है क्या सही है, आपको एडवाइस नहीं करेगा ये सब चीजें. ग्रेट. बट इसके बारे में थोड़ा सेमिनार वगैरह होना चाहिए कि वेपिंग कितना डेंजरस है, और बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है स्पेशली स्कूलों में. इमेजिन कि 8, 9, 10 के बच्चे, और जब ये वेपिंग रुक जाता है तो फिर इसके बाद ये लोग डायरेक्ट जम टू द ड्रग्स. एग्जैक्टली ये एक्चुअली गेट पास है ना. राइट, वो एक आदत होती जाती है. हाँ, सिस्टम से भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो इसके बारे में कुछ कर सके. बहरहाल Exactly. तो मेजर रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि आप देखेंगे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व होते हैं पान मसाला वगैरह की एड्स में, which is not right. Which is not right. You should not You are promote guiding that. the youngsters of the society into what? आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं लोगों को? सही है. बहुत सारे लोग आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि भाई देखो वो स्टार है. हाँ. इतने लोग सही गलत नहीं समझते, भाई वो कर रहा है तो उसने कुछ तो सोच के किया होगा, पर ऐसा नहीं होता. और स्टार विल नॉट अलाउ देयर किड्स टू ईट दैट, राइट? Exactly. You'll never see that. कितने भी प्रोडक्ट्स के वो ऐड करते हो, क्या आपने कभी उनको ये प्रोडक्ट्स यूज करते, बहुत लोकल प्रोडक्ट के वो ऐड करते हैं जो एक आम जनता यूज करे, वो प्रोडक्ट्स वो लोग यूज करते हैं. ओके. सो दिस इज जस्ट एक छोटा सा मैं बोलूँगा जो हमने कोशिश किया. वेल, दांत का दर्द रात में ही क्यों उठता है, दिन में क्यों नहीं होता है? हाँ, ये बहुत सारे पेशेंट का कंप्लेन होता है. अच्छा, ये कि हम myth लोग तो जब नहीं, fact सोने है, नहीं, ये फैक्ट है. और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है कि जब आप लेटते हो तो आपका जो ब्लड का जो फ्लो है वो Okay. हेड की तरफ होता है, और जो प्रेशर की वजह से पेशेंट को पेन होने के चांसेस है. इसलिए अक्सर पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब हम लोग सोने जा रहे हैं तब दर्द हो रहा है, जब सो के उठ जा रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं, तो वापस दर्द थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है. तो इसमें बहुत से लोग, अभी एक सवाल होता होगा कि भाई रात के टाइम पर अब हुआ है, कोई डॉक्टर आपको मिलेगा नहीं उस टाइम पर, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? एक होम रेमेडी टाइप के, जिससे आदमी एटलीस्ट वो रात गुजार सके ताकि दूसरे दिन डॉक्टर के पास पहुंच सके. तो इसका एक सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आप थोड़ा सा एलिवेटेड पिलो वगैरह, थोड़ा सा हेड पोजीशन को एलिवेट करके आप सोने की कोशिश करें, तो उससे शायद थोड़ा सा ब्लड का जो प्रेशर है वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा आपके दांत के पास, तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल सकता है और एटलीस्ट आप एक रात गुजार सकते हो. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट कोल्ड कंप्रेशंस भी वर्क करते हैं. Cold compression? कोल्ड कंप्रेशंस, आइस पैक वगैरह. सबसे गलत चीज जो पेशेंट करता है, गरम लगाना स्टार्ट कर देता है. बहुत सारे पेशेंट्स अक्सर हमारे पास 24 आवर्स में आते, इतना स्वेलिंग लेके आते हैं. सो हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि उन लोगों ने बाम लगाया था या कोई गरम चीज़, गरम सेक किया था. सो गरम चीज़ आपको दांत के मामले में बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है. उससे क्या होगा ना, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डबल होते जाएंगे और इन्फेक्शन जो है सेप्सिस में बदल जाएगा. सो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है कि कभी भी आपको डेंटल पेन हो तो आप कोल्ड कंप्रेशंस दें. अगर आपको बहुत इरिटेशन हो रहा है, एक पेन किलर आपके पास जो अवेलेबल है वो तो आप टेम्परेरी तौर पे ले ही सकते हैं. उसके अलावा कोल्ड कंप्रेशंस दे तो नमनेस आ जाता है. बहुत पेशेंट का एक और टेक्निक होता है क्लोव ऑयल. वो इफेक्टिव है, या क्लोव ऑयल इज इफेक्टिव नो डाउट. वो वर्क करेगा बिकॉज इट हैज यूजिनॉल, जिसकी एनेस्थेटिक एजेंट होता है वो. क्लोव ऑयल को भी आपने डायरेक्टली नहीं लगाना है, उसको आपने कैरियर एजेंट जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, उसके साथ मिक्स करके कॉटन स्वैब में डाल के लगाना है. अगेन दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट. ये आपको वक्ती तौर पर आराम देगा जब तक आप एक डेंटिस्ट को विजिट कर लें. सो दिस वर्क्स टेम्परेरी तौर पे. बेसिकली डेंटल पेन जो है ना नदीम भाई, ये एक, अगर आप पेन का जो बुक है उसके अंदर अगर आप पेन का डेफिनेशन देखोगे तो जो डेंटल पेन है ना, ये एक बच्चे को जो जन्म देती है माँ, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ है वो एक डेंटल पेन है. तो इतना उसका थ्रेशोल्ड होता है. तो इसमें बेसिकली पेशेंट ऐसा हो जाता है ना, जिसको वो, अब एक पेशेंट कभी कभार आके बोलता है मुझे भाई जो जो चीज़ बोलते गए मैं करता गया. अब कोई घर वाला बोलता है पानी पकड़ के बैठो तो आराम होगा, तो बेचारा आदमी पानी पकड़ के बैठा रहता है मुंह के अंदर. कुछ लोग इंक मुंह के अंदर डाल के लाते हैं. हाँ, बहुत से लोग ऐसे पूरे दांत ब्लू और इंक पेशेंट लेके आते हैं इंक डाल के. तो वो बाजू वाले ने बोला थोड़ा इंक डालो तो आराम हो जाएगा, तो इंक डाल देते हैं. तो वो बेसिकली पेन ही ऐसा है ना कि आपको जो भी आदमी, राह चलता आदमी जो भी चीज़ बोलेगा आप उसको फॉलो करने के लिए कोशिश करोगे, क्योंकि आपको बस किसी भी तरीके से उससे रिलीफ चाहिए. तो वो पेन ही वैसा है. अब बेसिकली हम लोग को जो पेन होता था 90s की मैं बात करूँगा, हम लोग बच्चे थे वो टाइम तो था भी नहीं इतना, या तो एक लॉन्ग रखने थे या एक अबू फास्ट करके आता था. एग्जैक्टली. हाँ, वो अबू फास्ट दबा के रखो, दबा के रखो, दबा के रखो, थूको और दबा के रखो, लेकिन होता कुछ नहीं था. खाली दिल हाँ हो गया, कम हो गया, नहीं बोलूंगा तो और खिला देंगे. पेन है साइकोलॉजिकल इफेक्ट आल्सो. अच्छा. किसी को अगर तुमको भरोसा है कि ये चीज हम रखेंगे तो हमको आराम हो जाएगा, आपको आराम हो जाएगा. वो एक रेफवर्ड पेन भी होता है. जैसे बहुत सी बार पेशेंट बोलता है एक को वो दूसरे को भी हो गए, कान में दर्द हो रहा है. अब
अब पहले वो ईएनटी को दिखा के आता है, ईएनटी उसको बोलता है कि नहीं भाई आपके कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक डेंटल पेन जो है वो रेफर्ड पेन भी होता है। कभी कभार आपके कान में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कभी कभार आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये डेंटल पेन जो है एक रेफर्ड पेन, कभी कभार बहुत सी बार पेशेंट को ये फील ही नहीं होता, पहली बार हमारे पास आता ही नहीं, वो कान में दर्द होता है, वो कान के डॉक्टर के पास चला जाता है। तो फिर वहाँ से पेशेंट डाइवर्ट होता है कि नहीं मेरे कान में तो कोई मसला है ही नहीं, कोई इन्फेक्शन ही नहीं है। फिर उसको पता चलता है कि नहीं मेरे दांत में तकलीफ था और उसकी वजह से मुझे कान में पेन हो रहा है। ओके, दैट इज व्हाट पेशेंट डजंट नो कि डेंटिस्ट्री सिर्फ दांत की निकालना और ट्रीटमेंट करने में नहीं, ये पूरा जो जॉ होता है ना ये इन्वॉल्व होता है, इसके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत से लोगों इसमें जो नर्व सप्लाई है, बहुत सारी चीजें ऐसी है ब्रक्सिज्म की आदत होती है जो उनको पता नहीं होता है। काफी लोग जो होते हैं दांत पीसते हैं नींद में, ऐसा क्लेंच करने गुस्से के में, ये आप करते हैं, इससे आप अपने दांतों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं जो आपको पता भी नहीं है। क्योंकि आप कर रहे हैं, आप अनड्यू प्रेशर डाल रहे हैं दांतों पे, तो हल्का हल्का फ्रैक्चर लाइंस आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत से पेशेंट आप देखेंगे उनके दांत एकदम सही है लेकिन उनके सेंसिटिविटी बहुत, उनको बहुत सेंसिटिविटी है, बहुत सेंसिटिविटी, बिकॉज उनको बहुत सारे फ्रैक्चर लाइंस ऑलरेडी ब्रक्सिज्म की वजह से आ चुके हैं। इसका ट्रीटमेंट है, आप उसको फॉलो करें। रात को जिसको ब्रक्सिज्म होता है उसके लिए सिंपल है कि वो माउथ गार्ड लगा के सोए, दो दांत आपस में मिलते ही नहीं है, ना क्लेंच हो। हाँ। ऐसी बहुत सी चीजें, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया करके एक प्रॉब्लम होती है जो दांत से रिलेटेड होती है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट आता है हमको यहीं दर्द है, यहीं दर्द है। कई बार इफ यू गोइंग टू अ गुड डेंटिस्ट, वो आपके दांतों को अच्छे से चेक करेगा और हल्की सी सड़न को रूट कनाल नहीं बताया जा सकता है, बिकॉज वो हल्की सी सड़न, पेशेंट बोलता है हमको यही तकलीफ है। क्योंकि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ना जिसमें आपको इलेक्ट्रिक शॉक जैसा एक पेन फील होता है दांत के किसी दांत के अपर टूथ आई एम टॉकिंग अबाउट वहाँ पे, और वो शॉर्ट टर्म रहता है। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसी दांत में है, उसी दांत में है। कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को समझाते हैं कि दांत का प्रॉब्लम नहीं है, कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन कई पेशेंट समझ जाते हैं, कई पेशेंट डॉक्टर चेंज कर देते हैं। सो बोलते हैं ना कि प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है और उसमें पेशेंट्स की अवेयरनेस होना जरूरी है। पेशेंट को लगता है इस दांत में है, इसी दांत में है, अगर डॉक्टर ने मुझे किसी और चीज का बताया तो वो डॉक्टर गलत है, ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई एक्सपर्ट एडवाइस जो होती है ना मायने रखती है। अगर आपको डाउट है तो आप एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाए जो अच्छा है इस फील्ड। और इट्स ऑलवेज गुड आप 2-3 ओपिनियन ले लीजिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डॉक्टर के ऊपर नहीं ट्रस्ट है तो इट्स गुड, मशवरे में बरकत है। आप 2-3 जन से आप ओपिनियन लेना चाहिए, ले सकते हो। हो चुका है, मेरे 2-3 पेशेंट्स के साथ ऐसा हुआ था। वो लोग आए थे, उनका ट्रीटमेंट मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नीड टू सी अ बिगर सर्जन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा अगर आप पेशेंट को समझाते हो ना, वो अपना मन बदले ना बदले डॉक्टर जरूर बदल देता है। सो दे वेंट टू अनदर डॉक्टर, उन्होंने वहां दिखाया और वो डॉक्टर ने, वो एक कैविटी थी, वहां एक कैविटी थी, मैंने उनको समझाया कि कैविटी है बट ये नस तक नहीं, दिस इज नॉट द रीजन फॉर पेन, है, ये वजह नहीं है आपकी तकलीफ की। तो उन्होंने वहां जाके ट्रीटमेंट कराया, फिलिंग करा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर्स को पेशेंट प्रेशराइज कर लेते हैं, नहीं हमको इसी में तकलीफ है, इसमें आरसी कर दो, जो कर दो, वो कराया। आफ्टर 3 months शी इज बैक टू मी कि आपने मुझे बोला था इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। देन आई रेफर्ड हर, क्योंकि हर चीज ना एक डेंटिस्ट के बस की नहीं होती है। डेंटिस्ट्री बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारे सर्जन इन्वॉल्व होते हैं। सो जहाँ हमारा लेवल खत्म हो जाता है, वी सेंड यू टू एक्सपर्ट्स। तो जहाँ हम रेफर करते हैं वहाँ हम पेशेंट्स को भेजते हैं कि आप जाएं, इनसे रेफरेंस लें, इनके पास ट्रीटमेंट कराएं। तो एक छोटी सी चीज़ होती है ना, वो बिना दवाइयों के खाली डीप्रोग्रामर्स वगैरह यूज करके भी सॉल्व हो जाती है। बट पेशेंट को पता होना चाहिए कि इसकी वजह ये नहीं वो है। दैट इज, उसमें भी अवेयरनेस कम है। प्रॉपर ट्रीटमेंट नीड्स प्रॉपर डायग्नोसिस बेसिकली। ओके फाइन। अगर ये बहुत सारी चीज़ें अगर हम लोग में समझ में आ गई, ये इतना बड़ा वास्ट है, इसमें हम लोग अगर 3 घंटे की पिक्चरें बनाते तो कम पड़ेगा, राइट? कम पड़ेगी, वेरी वास्ट। समझ गया। कभी कभी पेशेंट्स को आप देखेंगे, पेशेंट बोलेंगे ऊपर के दांतों में दर्द है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द है, लेकिन हम लोग चेक करते हैं, एक्सरेज करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। फिर हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है उनको सर्दी खांसी है, तो उसकी वजह से आपके साइनस में लोडिंग है, साइनस की वजह से अपर साइनस की लाइनिंग में आपके मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं, उनकी जड़ होती है, तो उसके प्रेशर से भी आपको डल पेन, इट्स नॉट अ शार्प शूटिंग पेन, डल पेन आपको फील होता है। सो रुक जाइए, आपका जो सर्दी खांसी है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको कम्प्लीटली, उससे आप रिकवर हो जाएंगे। उसके बावजूद अगर आपको पेन है, देन विजिट अ डेंटिस्ट, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे जो भी रहेगी वो सॉल्व की जाएगी। बट थोड़ा सा सब्र रखना बहुत जरूरी होता है इस चीज़ का। नाउ जैसे आपको पता है कि 10th and 12th के भी एग्जाम लगभग हो गए, बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कौन सा प्लेटफॉर्म देखें। अगर किसी को डेंटिस्ट्री करना है तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? किस तरह प्रोसेस फॉलो करना होता है, कितना टाइम लगता है? अगर किसी को डेंटिस्ट बनना है तो उनको साल में खर्चा कितना आता है और कितने साल टाइम लगता है? सी डेंटल कोर्स एक 4 years का एजुकेशनल कोर्स है, 1 year इंटर्नशिप है टोटल। आफ्टर
आफ्टर 12th 12th तो मैंडेटरी है, उसके बाद आपको नीट भी देना है जो मेडिकल एंट्रेंस। 12th अगर आपने साइंस लेके किया है उसके बाद आपको नीट देना है, और नीट देने के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल। अगर नीट एग्जाम में भी आप क्लियर करते हो यू आर एलिजिबल। उसके बाद एलिजिबल क्राइटेरिया के बाद आप डेंटिस्ट्री में ऑप्ट कर सकते हो। Okay. और वो डेंटिस्ट्री का जो प्रॉपर कोर्स है वो 4 ईयर कोर्स है, उसके बाद 1 ईयर इंटर्नशिप है। वो कॉलेज में ही होगा आपका, 5 इयर्स टोटल आपको वो कॉलेज का प्रोसेस 5 साल दैट इज आफ्टर 12th। आफ्टर 12th। आफ्टर 12 Exactly. 5 इयर्स। ठीक है, Okay. उसकी फीस जो है वो भी डिपेंड करती है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिली है। आप लोगों ने कहाँ से किया डेंटिस्ट्री? हम लोगों ने रंगून वाला डेंटल कॉलेज पूना में जो है, पूना में बेस्ट कॉलेज रंगून पर्सनल वाला। एक्सपीरियंस के हिसाब से, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम पेशेंट फ्लो वगैरह जो होता है ना, स्टाफ जो Okay. आपको पढ़ा रहे हैं वो हमारे पास मास्टर्स थे। अच्छा। हर डिपार्टमेंट में जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलो, स्टाफ बोलो, एक्सीलेंट थे हमारी कॉलेज में से। बहुत अच्छे बोलते हैं ना, और जो बहुत सबसे हाई अच्छी चीज है लेवल के डेंटिस्ट्री में जो doctors है वो आए हैं। पेशेंट का फ्लो कितना है आपके पास, Very much. अच्छा। ताकि आप सीख सको। Okay. स्किल आपको जो डेवलप करनी है वो आप जितने पेशेंट करोगे वहाँ पर तो उतना आप सीखोगे। तो जो रंगून वाला डेंटल कॉलेज है उसमें पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है। साल का खर्चा कितना होता होगा अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली कोई भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो 5 to 7 lakhs पर ईयर। पर ईयर। That is only academics. अच्छा, महाराष्ट्र एकेडमिक। ओके। महाराष्ट्र से बाहर निकलेंगे तो फिर और भी चीपर रेट्स आपको पर प्राइवेट डेंटल कॉलेज में मिल सकता है। नियरली 2 to 3 lakhs और 3 to 4 lakhs डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ कॉलेज कि उसकी क्या बोलते हैं एकेडमिक ईयर की क्या प्रोग्रेस वगैरह। उसके बाद जो हॉस्टल चार्जेस है, जो आपके खाने पीने On an average का मतलब खर्चा है ये वो सब एक चीज़ है डिफरेंट जो है। मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। चलो ऑन एन एवरेज आप और उसके बाद फिर 10 लाख आपको पकड़ एक सकते हैं। डेंटिस्ट्री होने के अगर बाद एक सेटअप का भी महाराष्ट्र खर्चा है। देखा? आपको सेटअप भी डालना है जो डेंटिस्ट्री करने के बाद, वो भी आपके ऊपर एक्सपेंस है। हर एक चीज महंगी है इसकी। हाँ। हर एक चीज। आप चेयर देखिए, चेयर 2 लाख से लेके 15 लाख तक की एक चेयर आती है। अच्छा। डेंटल चेयर जी। अभी जो एडवांसमेंट अगर आप देखेंगे कि आप डेंटिस्ट्री में क्या एडवांस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे AI मॉडिफाइड चीज़ें अभी मार्केट में आई, स्कैनर्स आए हुए हैं विच हैज़ मेड डेंटिस्ट्री वेरी स्मूथ एंड ईजी। आपको बहुत सारे पेशेंट्स जो डॉक्टर के पास जा चुके हैं, क्राउन्स करा चुके हैं, वो इस चीज़ से काफ़ी रिलेट करेंगे कि आप इंप्रेशन, कोई भी डॉक्टर आपका एक माप लेता है जिसके बाद आपका दांत बन के आता है। सो स्कैनर्स, 3D स्कैनर्स वो चीज़ें हैं कि आपको माप लेने की पूरा जरूरत नहीं है। डिजिटलाइज हो जाएगा। एक कैमरा आपके मुंह के अंदर घूमेगा, आपके पूरी माप आ जाएगी उसके अंदर, और वो डायरेक्ट जो इमेज आया है डायरेक्ट लेबोरेटरी में चला जाएगा। वाह। तो उसमें जो है जिंजाइवल रिसेशंस वगैरह के, या फिर जो छोटे मोटे गैप आ जाते हैं क्राउन्स में बिकॉज ग्रोइंग ऑफ टिश्यू होता है, तो उसमें वो सब डिफेक्ट्स जो काफी सारी बार ऐसा होता है कि पेशेंट कोऑपरेट भी नहीं कर पाता है उन चीजों के लिए। पेशेंट के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है वो एक इम्प्रेशन रिकॉर्ड करना, Gap पेशेंट को reflex होता है, वॉमिटिंग जैसा vomiting फील होती होता है। तो इसके बाद इतना है कि एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये जो हम लोग डेंटल स्कैनर्स वगैरह जो यूज करेंगे उसके बाद, और उसके बाद पेशेंट को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं अगर इन शॉर्ट समझो, अगर मैंने प्रोसेस की बात किया तो 1 साल का एवरेज 10 लाख तो पकड़े जाएगा, अगर राइट? बॉम्बे की अच्छी कॉलेज में आप जाओगे और 5 साल अगर आपको स्टडी करना तो ऑन एवरेज 50 लाख का इन्वेस्टमेंट एक डेंटिस्ट बनने के लिए आज के डेट में एक बंदे को लगेगा, राइट है? उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट ईयर से उसकी इनकम चालू हो जाती है। दैट इज वन थिंग आई नीड टू क्लियर कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हो, अगर आपने CET में, नीट में अच्छे मार्क्स लाए और अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है तो आपका खर्चा बहुत कम है। अच्छा, उसका प्रोसेस अलग है। नीट में आपको टॉप करना है, वाया नीट आपको जो आपको फ्री सीट मिलेगा। अच्छा, हाँ, उसमें मिनिमम खर्चा होता है साल का। आई गेस हमारे टाइम पे जब हम लोग पढ़ रहे थे इट वाज आई गेस 25,000 ईयरली या 30,000। कौन से साल की बात कर रहे हैं? 2004, ऑलमोस्ट 21 इयर्स बिफोर। हाँ, अब शायद 50-60 हजार होगा, नॉट मोर देन दैट। आपने नीट में टॉप किया था? नहीं, मैंने प्राइवेट कॉलेज में। अच्छा, ओके। बट हम लोग के टाइम पे ऐसा था कि जो इट वाज द फर्स्ट ईयर जब MHCET, हम लोग के टाइम पे नीट नहीं था, CET था। सीट था। 2004 में CET वाज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड, और उस टाइम पर ऐसा था कि प्राइवेट CETs भी थे, मतलब जो, हाँ, तो हम लोग ने वो क्रैक किया था कॉलेज के लिए। अच्छा, तो आप लोग बचपन साथ में हैं या बाद में कॉलेज में मिले? नहीं, कॉलेज में मिले थे। he was 1 year senior to me। अच्छा, अभी जैसे मैंने अक्सर मेरे और भी डॉक्टर्स के मैंने पॉडकास्ट किए, तो यार ऐसा जरूरी कि डॉक्टर ही डॉक्टर से शादी करेगा, कोई और नहीं करेगा? जरूरी नहीं है, बट एक प्रॉफिट आप बोल सकते हो कि इसका फायदा बहुत होता है। क्या फायदा? या बिकॉज अगर एक फॉर अ लेडी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेडी, इसके डिसएडवांटेजेस भी, हाँ, डिसएडवांटेजेस भी है, राइट? एवरीथिंग हैज प्रो एंड कॉन्स। अगर आप एक लेडी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, बिकॉज लेडीज को बहुत सारा, सिर्फ क्लिनिक नहीं देखना होता है, अपना घर भी देखना होता है, Exactly. अपने बच्चे, अपना ससुराल, शादी के बाद। I'll come to that point. या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो कभी ऐसा होता है आपके घर अचानक आपके कोई मेहमान आ रहे हैं, यू हैव टू बी द होस्ट, आप एकदम से नहीं ना बोल सकते हैं। तो
अगर आपके हस्बैंड है, क्लिनिक खुद का है, उनका बैकअप है, तो आप इजीली एक दिन ऑफ ले सकते हैं या पेशेंट्स को उनके पास डाइवर्ट कर सकते हैं. सो दैट हेल्प्स अ लॉट. अपार्ट फ्रॉम दैट, सी वो तो अगर लोग बोलेंगे भाई वो तो असिस्टेंट डॉक्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है, वी आर परमानेंट. डॉक्टर्स जो असिस्टेंट होते हैं, दे कम एंड गो. सो व्हेन यू आर अ कपल इन अ डेंटिस्ट्री फील्ड, इफ यू आर अ कपल, तो वो एक परमानेंट होता है. यू कैन इवन डिवाइड योर वर्क, कि एस्थेटिक्स हो गया तो आप कोर्स कर ले, आप हैंडल कर ले, सर्जिकल पार्ट है तो आप हैंडल कर ले. एक उतना ट्रस्ट भी बिल्डअप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. कॉन्फिडेंस और उतना होता है ना, लॉयल्टी होती है कि आप रहेंगे यहाँ 24 घंटा आंखों के सामने रहे तो रॉयल्टी तो बाय डिफॉल्ट आई जाएगी. अरे नॉट दैट लॉयल्टी, वर्क लॉयल्टी. अच्छा I'm talking about work ethics. ओके वर्क लॉयल्टी भी हो जाएगी. कोई जॉब कर रहा है और स्पेसिफिकली कोई लड़की अगर जॉब कर रही है शादी से पहले, she has to get married and go. अपार्ट फ्रॉम दैट मैटरनिटी लीव्स होती है, बहुत सारे XYZ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से समझो ना काफी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है लेडीज की जो प्रैक्टिस करते ही नहीं है. अब मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ मेरी 4 रूममेट्स. ओके. सो 3 of them are not working. अच्छा. Only I am working. Because वो अपनी अपनी लाइफ में अलग तरीके से सेट हो गए. One is in Australia, one is in Canada, one is in Pune. She's done some more courses. जरूरी नहीं कि आपने डेंटिस्ट्री की तो आप डेंटिस्ट्री को फॉलो करो. There are so many things that you can add on. नहीं जम रहा है कुछ और कर लिया. ओके. मैंने ना एक चीज़ नोटिस किया अभी, मैंने जब आपका पॉडकास्ट बनने से पहले मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, बट आई फाउंड कि डेंटिस्ट्री का जो स्कोप है ना एज कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज, कनाडा में बहुत है. इज इट ट्रू? है, बट वहाँ पे आपको वहाँ की एग्जाम क्लियर करना होगा. एग्जाम्स होती है, वो क्लियर करना होता है. ओके. So that doesn't go easy. ओके. और उनका ऐसा बोलना है कि इन स्पाइट ऑफ रनिंग अवर ओन क्लिनिक, इट इज बेटर टू वर्क समवेयर इन हॉस्पिटल. In you're talking about Canada? कनाडा. Yeah, Obviously, because वहाँ पर तो आपके लिए बहुत अच्छा पे है. सहूलियत देती है ना आपको. अच्छा. वहाँ पे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की क्या पे है? Why do you not see doctors into the hospitals? Why do you don't see good doctors? आप 2 डॉक्टर्स को पैसा क्यों नहीं आएंगे? Of course आएंगे. वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ वो कमा रहे हैं, राइट? अगर गवर्नमेंट ही पे करेगी उनको, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक क्यों चलाएंगे? You pay them, they'll come. Very nice. Okay, being a doctor, dentistry doctor, okay, being a mother, being a housewife, ठीक है. अभी इतने बड़े पॉडकास्ट में कि समझ में आया कि 70% वक्त तो आपने क्लियर कर दिया, ठीक है, 30% हमारे सर ने बताया. ये डॉक्टर को डॉक्टर साहब बोलना जरूरी क्या घर पे? घर पे या बिकॉज व्हेन यू एड्रेसिंग अपने हस्बैंड को आप लोगों के सामने एड्रेस कर रहे हो तो डॉक्टर साहब बोलना जरूरी है. अच्छा. वो एक आदत भी हो जाती है. अगर हम लोग एक साथ में काम कर रहे हैं तो अगर मुझे एनीवेज अगर कोई कॉल आया या कोई आया तो आई वुड ऑलवेज एड्रेस के मैडम से बात कर लो या मैडम का पेशेंट है, एंड शी विल ऑलवेज टेल मी कि आप सर से बात कर लो. तो एक वो आदत हो जाती है हम लोग को. आदत हो जाती है. बट मैंने अक्सर डॉक्टर्स के में देखा हूँ, अक्सर एक लेडी थी, बोले डॉक्टर साहब आएंगे तो मैंने तुम्हारे हस्बैंड है ना, बोले हाँ तुम लोग डॉक्टर साहब. अच्छा सही है यार. दिस गेट्स थोड़ा सा टीडियस आल्सो बिकॉज़ आई हैड दिस पेशेंट. हमारी एक पेशेंट थी, थोड़ी सी मिडिल एज फीमेल थी, बहुत पहले की बात करी, इनिशियल ईयर्स की. अच्छा. तो जब क्लिनिक था तो पेशेंट आए, उनको हम बोलते थे ना सर है, सर आएंगे करेंगे, तो वो बैठे थे. तो आई वाज सिटिंग ओवर देयर, तो शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी कि डॉक्टर साहब कैसे हैं. मतलब हाँ डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं. मुझे ऐसा लगा कि वो ट्रीटमेंट रिलेटेड बात कर रहे हैं. मतलब हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उनका हाथ बहुत अच्छा है, आप बेफिक्र रहें, आपका दाम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. बोले नहीं मतलब बाकी कैसे हैं नेचर वाइज. तो मेरे को थोड़ा सा फिशी लगा ये, बट आई केप्ट इट ऑन. मतलब हाँ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जेम ऑफ अ पर्सन है. पर आंटी आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो बोले नहीं मेरे को है ना मेरी एक फैमिली में एक लड़की है जिसके लिए मैं उनको देख रही हूँ. अच्छा रिश्ते के लिए? जी क्योंकि उनको पता नहीं था दैट ही इज मैरिड, बिकॉज़ हम लोग ऐसे ही सर मैडम बट यू न्यू दैट राइट. आई न्यू दैट, आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो. तो देखो ना डिमांड, वो भी तो होता है ना एक. फिर मैंने बोला ठीक है आप बताएं ना, जो भी है ना मुझे बताएं, मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ सर से. तो बोले नहीं मतलब उनकी फैमिली वगैरह कहाँ है, तो उनसे मैं बोली हाँ आप मुझे बताएं ना क्योंकि मैं ही देखूंगी ना अभी. तो बोले आपको मैं बताऊं? तो मैं बोला हाँ ऑफ कोर्स, वाइफ ही तो चेक करेगी ना कि वो लड़की उनकी काबिल है कि नहीं. इज शी वर्थ डिचिंग मी एंड मैरिंग हर. सो ऐसे ना बहुत फनी किस्से पहले होते थे कि डॉक्टर्स को पता नहीं होता था. दूसरी चीज क्या है ना, पेशेंट्स को ना नेम प्लेट पढ़ के आने की आदत ही नहीं है. उनको पता ही नहीं है कि मेरा नाम वहाँ मिसेस शमीम कादर तबानी लिखा हुआ है. दे डोंट नो. ये भी एक मतलब half of my patient know me as सिराज only. इनका नाम सिराज डॉक्टर. क्यों रखे सिराज? सिराज एक्चुअली मेरे बच्चे का नाम है. अच्छा. और उसके बाद ऐसा है कि मुझे इनिशियली मैं सबको पॉइंट आउट करता था कि नहीं मेरा नाम ये नहीं है, बट देन अब मुझे आदत हो गई, अब मुझे सिराज ही बुलाते हैं वहाँ पर मैक्सिमम पेशेंट मेरे. तो अभी कुछ टाइम ऐसा होता है कि एक फैमिली में से 2 लोग आते हैं. अभी उसकी मम्मी अगर फॉर एग्जांपल है
और लड़का है, लड़का बोलेगा नहीं डॉक्टर कादर है, और उसकी मम्मी बोलेगी नहीं सिराज नाम है उनका, तो वो एक बहस होती रहती है। तो फिर मुझे क्लियर करना पड़ता है, बोले डॉक्टर साहब आपने कभी हम लोग को बताया ही नहीं, बोला आप हमेशा सिराज 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 ही करते, तो मैं हर पेशेंट को अगेन एंड अगेन मैं बोलता रहूँ नहीं मेरा नाम सिराज नहीं है। सो एक वो हैबिट हो गया है। ग्रेट। ओके, सो द क्वेश्चन वाज लाइक के बीइंग अ वुमन, जी जी अभी एक औरत है जो डेंटिस्ट्री में क्लिनिक पे है, एट द सेम टाइम शी इज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, राइट? फिर एट द सेम टाइम शी इज द हाउसवाइफ, तो वो मैनेज कैसा होता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट एट ऑल इजी। सी मेरी एक एडवाइस हर लड़की जो एक प्रोफेशनल लाइफ चूज करना चाहती है, आप एक वर्किंग वुमन बनना चाहती है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, यू कैन नॉट बी वीक, क्योंकि डॉक्टर तो आप हैं और आप माँ भी हैं। हस्बैंड को, फैमिली को कितना भी एक लड़की चलो इग्नोर कर ले, पर अपनी औलाद को इग्नोर नहीं। यू नीड सपोर्ट एंड यू नीड ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट तो कम्स आई फर्स्ट। हेल्प यू अ लॉट। Of course, I don't deny that. Apart from that, मेरा ससुराल भी बहुत सपोर्टिव था, तभी तो मैं इतना आगे बढ़ सकी हूँ इस चीज़ में। बट एक होता है ना कि माँ आपकी पहली टीचर है, बच्चों के लिए माँ पहली टीचर है, तो आप अपने बच्चों को वक्त देंगे। मैं उन फीमेल्स के बारे में बिल्कुल कंसिडरेशन इसमें नहीं करूँगी जो बेचारी 24 मतलब 9 to 5 का जॉब कर रहे हैं फॉर सम ऑफ द अदर रीजंस, वो उनकी अपनी मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि जॉब कर रहे तो अपने बच्चों की फिक्र नहीं कर रहे। विमेन के दिमाग में अक्सर पीछे बैक इन हर माइंड उसके बच्चों की फिक्र, घर की फिक्र, हर चीज़ चालू रहती है। आप देखेंगे ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो ज़्यादातर फीमेल्स में होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन ही मन में बहुत सी चीज़ें जो है दबा के रखती है, फीलिंग्स, इमोशंस, प्लानिंग एवरीथिंग। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लिनिक जा भी रही हूँ शाम को और अगले दिन मेरे बच्चों की स्कूल में कुछ इवेंट है वगैरह वगैरह, सो व्हेन आई एम डूइंग अ पेशेंट मुझे ये ध्यान रखना है, ओ अभी मुझे इसका प्रोजेक्ट का सामान लेना है, ये करना है, वो करना है, टू रश टू द शॉप बंद हो जाएगी। कितनी बार मुझे पेशेंट को बोलना पड़ता है चलो मेरे बच्चे घर पे, आई हैव टू लीव, आई कैन नॉट स्टे ओवर टाइम, दे आर नॉट वेल समटाइम्स। कितनी बार या वो एक गिल्ट रहता है। कभी मेरा बच्चा व्हेन ही वाज 5 जब से उसको माइग्रेन का इशू है, अच्छा, हेडेक रहता है, तो इतना हेडेक होता है कि वो लिटरली रोता है। अब कभी कभी मैं इतनी ऑक्यूपाइड होती है, अभी आपने केस चालू किया तो बीच में छोड़ के भाग नहीं सकती, सो यू हैव टू फिनिश द केस, और मन ही मन आपको एक गिल्ट हो रहा है कि भाई मेरा बच्चा वहाँ रो रहा है। सो बीइंग अ मदर, बीइंग अ वर्किंग मदर इज एब्सोल्युटली नॉट ईजी। सो मैंडेटरी है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत इमोशनली, फिजिकली सपोर्ट करे हर चीज़ में। सो अगर वो सपोर्ट है तो यू विल ऑलवेज सी अ स्माइलिंग मदर हु इज वर्किंग। फीमेल डजंट गेट टायर्ड, शी विल वर्क, हाँ, घर पे भी आएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों क्लिनिक जा रहे हैं, पेशेंट्स है, कभी कभी 90% तो ही हैज लॉट ऑफ पेशेंट्स, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आई एम वेरी बिजी, तो व्हेन वी कम ये अपना फ्रेश होने जाएंगे, मैं सीधा किचन, बिकॉज मुझे पहले मेरे बच्चों को खाना खिलाना है, तैयार करना है उनके लिए, सुबह की तैयारी करनी है। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस। वुमेन्स इंडिपेंडेंट हो जाते बट मेल्स नहीं। सो फॉर वुमेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी। ओके, ऐसा है कि अभी आप डेंटिस्ट हो तो आप भी चाहेंगे आपके बच्चे डेंटिस्ट बने? ऐसा है ऑफ कोर्स, मैक्सिमम टाइम्स होता है, बिकॉज इफ आई हैव अ सेटअप मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे उसको रन करें। लाइक इवन माय फादर हैड अ ड्रीम कि माय फादर ऑलवेज वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर। अच्छा, बिकॉज ऐसा था कि घर में ऑलरेडी एक डॉक्टर थे, मेरे बड़े भाई जो है वो डॉक्टर है, तो डैड ऐसा नहीं था कि डॉक्टर नहीं बनो या ऐसा कुछ, बट देन ही वांटेड कि उनका खुद का एक फील्ड था। ही वाज बेसिकली हम लोग का एक बिजनेस था स्लोटेड एंगल मैन्युफैक्चरिंग का मुमरा के अंदर, तो ही ऑलवेज वांटेड कि मैं उनका जो बिजनेस है उसको रन करूं, और उनका ये था कि हम लोग इसको यही चीज़ कंटिन्यू करें, हम लोग इंजीनियरिंग वगैरह करके मैं। बट देन मुझे बचपन से ये था कि नहीं मुझे डेंटिस्ट ही बनना है, तो ही नेवर स्टॉप मी, ही ऑलवेज एनकरेज्ड मी। बट ऐसा होता है ना कि मैं खुद चाहूँगा कि अब मेरा ऑलरेडी सेटअप है तो मेरे बच्चे उसको आगे कंटिन्यू करें, बेस मायने रखता है, तो वो एक चीज़ रहे। बट देन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, और आई डोंट वांट टू पुट देम में प्रेशर कि वो लोग डेंटिस्ट्री ही करें, व्हाटएवर दे वांट टू डू। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली साउंड वेरी ग्रेट। अच्छा, मैं खाली एक किसी फनियर टाइप पूछ रहा हूँ। जैसे मेरी एक दादी थे, उनके दांत नहीं थे, वो नकली दांत लगा देते, और जब भी सुबह उठते मेरे को देते ले ब्रश करके आ तो क्या नकली दांत को ब्रश करना जरूरी है? नहीं जरूरी है। ब्रश मतलब उसमें वो पेस्ट नहीं यूज करना है, क्योंकि पेस्ट के मिनरल्स आपके नकली दांतों की कोई सिर्फ एक नॉर्मली आप साबुन से भी क्लीन कर सकते हो, साबुन से भी धो सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, नहीं, मैं तो हाथ में ही घसता था। उसकी क्लींजिंग एजेंट आते हैं, एक टैबलेट्स वगैरह आती है डेंचर क्लींस वगैरह करने के लिए, ताकि उसके ऊपर अगर कोई स्टेन लग रहा है, बिकॉज वो एक्रिलिक है, प्लास्टिक है, तो उसके ऊपर अगर कुछ स्टेन लग रहा है तो आप उसको डिप करके रखो रात भर के लिए, उसको क्लीन कर सकते हैं। बट वो कोलगेट लेके ब्रश लेके बैठना मेक्स नो सेंस, कोई मैं मतलब तो ही नहीं। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मैं बहुत छोटा था, मतलब मैं 90s की बात कर रहा हूँ। ओके, नाउ आई थिंक वी विल एंड दिस सेशन ऑल्सो।
बहुत सारी बातें हैं जो अधूरी रह गई। आई होप कि अगर ये एपिसोड सबको पसंद आया ना, ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह डेफिनेटली आई विल गो विद द पार्ट 2। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के, क्योंकि मैं जब भी पॉडकास्ट बनाता हूँ ना, तो मैं अक्सरियत कोशिश ये करता हूँ कि बाहर से अपने एक होमवर्क करके आऊँ, राइट। अब उसमें कुछ चीज़ अच्छी भी होती है, कुछ फ़नी भी होती है, कुछ कॉमन होती है, कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है, क्योंकि हर बंदा उतना समझदार हो ज़रूरी नहीं है। तो एक सवाल मेरा ये भी था कि सच में ओरल हेल्थ का कनेक्शन ओवरऑल हेल्थ से होता है? यस यस, दिस इज द बेसिकली ओरल कैविटी इज अ गेट पास। अगर आपको कोई भी बीमारी जो स्टार्ट हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटा सा एग्जांपल, आपके अगर दांत में प्रॉब्लम है, अगर आप उसका केयर नहीं कर रहे हो, आप नेचुरली एक सॉफ्ट डाइट पे चले जा रहे हो जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कम है, तो ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बात करने में तकलीफ है, यू नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप, तो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो है वो इससे तकलीफ में आ रहा है। देयर आर मेनी केसेस, मतलब आई वुड से रेयर केसेस भी है कि जिसमें बैक्टीरिया ट्रैवल्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम और जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दांत सही नहीं होने की वजह से आगे चल के प्रॉब्लम आपको दे सकती है। जो है वो फंक्शन और एस्थेटिक्स दोनों मेंटेन करता है। एग्जैक्टली। ओके। एक चीज़ ये भी थी कि क्या ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो डेंटल प्रॉब्लम के साइन होते हैं? ऐसा कोई है जो? ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। जैसे बेसिकली एक छोटा सा सेंसिटिविटी, अगर आप कोई ठंडी गर्म चीज़ ले रहे हो, आपको सेंसिटिविटी हो रहा है, हम लोग नॉर्मली उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। बट अगर टाइमली उसका प्रॉपरली अगर आप उसका चेकअप कराओ, अगर कोई छोटा मोटा केरीज है या कुछ खाना फंस रहा है, फूड लॉजमेंट होना, हम लोग टूथपिक यूज़ कर लेते हैं, खाना निकल गया उस टाइम के लिए, आपने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे डेंटिस्ट को जाके दिखाना चाहिए कि मेरा खाना क्यों फंस रहा है, या अगर बार बार फंस रहा है तो वहाँ पर क्या जगह हो गई है या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जब तक आपको पेन नहीं होता आप नहीं जाते हो। अब ये छोटी छोटी साइंस है, मसूड़े से ब्लीडिंग होना, बैड ब्रेथ होना, मुंह से जो स्मेल आती है वो एक होना, आपके जो खाना फंस रहा है मुंह के अंदर वो एक साइन है। तो ये सब छोटी छोटी साइंस अगर हम लोग इनिशियल स्टेजेस पर अगर ध्यान देंगे तो आगे चल के आपको उस चीज़ का बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। और कुछ डूस एंड डोंट्स आप कोई मैसेज वगैरह देना चाहेंगे? जैसे हमने एक तो चीज़ कवर किया, अगर किसी बच्चे को 12th के बाद अगर डेंटिस्ट्री करनी है, अच्छा आप लोग ऐसा लगता है कि बीइंग अब मुमरा, अब अगर हम लोग मुमरा में रहते हैं, राइट है, अब मुमरा में एजुकेशन लेवल क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, राइट है, तो क्या लगता है कि इसके बारे में भी एक सेमिनार होना चाहिए लोगों को, एटलीस्ट एक बार बुला के, जो बच्चे ने भी पास आउट किया है 12th को या 5th जो भी उनका है, तो उनको बुला के एक बार उनके लिए वर्कआउट करना चाहिए, छोटा कैरियर गाइडेंस सेमिनार मेरे हिसाब से होते हैं मुमरा में। मैंने बहुत सी बार सुना है कि कैरियर गाइडेंस सेमिनार होते हैं, बट मैं समझता हूँ कि एक स्कूल लेवल पे जो बच्चों को यहाँ पर एक ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, स्कूल लेवल पे मुझे तो एक चीज़ बहुत चीज़ नहीं समझ में आती है कि आजकल जो पोर्शंस है बच्चों का स्कूल लेवल पर भी, तो इट शुड बी मोर, इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चों के ऊपर। मैं मेरे बच्चों को देखता हूँ, वो लोग ICSE बोर्ड में है, तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा कांस्टेंट प्रेशर है। सो आई फील के एकेडमिक्स का इतना प्रेशर हटा के, आई मीन मेक फन, लर्निंग शुड बी फन। मतलब आप इतना प्रेशर मत बना दो बच्चों के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम को इतना डिफिकल्ट मत बना दो कि बच्चों को फिर ध्यान ही ना रहे उसमें। सो फॉर मी, मुझे एग्जाम्स के बहुत फियर होते थे, सो आई फील कि वो एग्ज़ाम का फियर नहीं होना चाहिए। यू शुड लव कि मुझे ये चीज़ है, ये चीज़ मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज मुझे कुछ आज नई चीज़ मैं सीखूंगा, ये होना चाहिए बच्चे के अंदर, ना कि मैं प्रेशर में जाऊँ। मुमरा इज मिक्स्ड, लोग बोलते हैं मुमरा के लोग ऐसे वैसे। We have got best of patients. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना इज्जत, इतना क्लोज से आके मिलते हैं आपसे। मतलब मैंने देखा है किसी, ऐसा नहीं कि मुमरा खराब है, खराब और अच्छे लोग हर सोसाइटी में होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किसके, आपके अक्रॉस कौन आया है, आपकी किससे मुलाकात हुई है। आप अच्छे हैं तो आपके लिए सामने वाला भी 90% टाइम्स अच्छा ही है। सो हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखेंगे हमारे पेशेंट्स तो माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव और अच्छे हैं। नाउ मुब्रा, आपका नेटिव प्लेस क्या है? मेरा नेटिव प्लेस कश्मीर है। एंड आपका? मेरा गुजरात है बेसिकली, बट आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुमरा ओनली। Yeah, even I'm born and brought up, but I have बट आई थिंक आप लोग मेमन हो। हाँ, मैं मेमन। आप मेमनी बोलते हैं? My mom is a Memon, my dad is a Kashmiri. अच्छा। मेमनी मैं बोलती नहीं थी, बट शादी के बाद मैंने सब सीख लिया। तो कुछ अगर किसी को मैसेज देना ना मेमनी भाषा में तो क्या बोलोगे? Yes, she is new, she can give. Yes, एक कश्मीरी लड़की औरत, मेरी बहन जो है कश्मीर से, बट वो मेमन लैंग्वेज में किस तरीके से लोगों को थोड़ा सा एक, See, I might not sound perfect with मेमन, जो एक्सेंट होती है ना, जो बचपन से लोगों के मेमन में होती, वो नहीं है, बट या आई कैन से कि आई लोग जो भी डेंटल इश्यूज आए इनके नज़रअंदाज करे ही ना कर जा,
ने जितरो जल्दी थी सके तुरंत आए डॉक्टर गया विनो जो भी आए के जो भी सैटिस्फाई करे ई डॉक्टर गया विनो चेकअप करायो ने ट्रीटमेंट करायो दैट्स इट Nadeem, I need to learn this, huh? नदीम भाई सब मेवन टू नाउ मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अगर पॉसिबल हो सके तो एग्जैक्टली क्योंकि हमने कोशिश की है कि लोगों तक कोई मैसेज पहुंचाना, कोई क्या ले लेगा कोई क्या ले लेगा, है ना। अभी मैं चाहूँगा कि एक बार आप है ना आपके मॉडल पे ब्रश का एग्जैक्ट तरीका बता पाएंगे जो होती है? हाँ, पॉसिबल है। बेसिकली ये आपके फेस का रेप्लिका है, मुंह का रेप्लिका है। दिस इज अ ब्रश, जस्ट होल्ड दिस एंड स्टार्टिंग फ्रंट टीथ जो है उसको अपसाइड डाउन, ओके। दिस इज कटिंग, आपको दांत को काटना नहीं है, Okay. आपको दांत को साफ करना है। सो एंटीरियर रीजन में अपसाइड डाउन, पोस्टीरियर में जब आप जाएंगे सर्कुलर मोशन। और जब भी ब्रश कर रहे हैं यू हैव टू सी टू इट कि आपको अपने दांत को वाइट करने के लिए ब्रश नहीं करना है, दांत को वाइट नहीं करना है ब्रश करके। बेसिकली आपको दांत के अंदर जो आपने 10-12 घंटे पहले जो खाया है, जो सॉफ्ट डिपॉजिट है आपके दांतों के ऊपर, सिर्फ वही क्लीन करना है हम लोग को ब्रश करके। समझिए। हम लोग को दांत अगर येलो दांत है आपके तो आपको वो ब्रशिंग करने से वाइट नहीं होने वाले, सो डोंट ट्राई इट। अच्छा, मेरा सिर्फ एक क्लीन करना है जो नॉर्मल जो चीज रह गई आप, इसलिए तो हम लोग 2 बार सजेस्ट कर रहे हैं ताकि एवरी 12 आवर्स अगर आप कर रहे हो तो आपका जो सॉफ्ट डिपॉजिट है वो निकल जाएगा ब्रशिंग वेरी से। इंपॉर्टेंट एरिया जो बहुत सारे पेशेंट्स मिस कर जाते हैं इज दिस लिंगुअल, ज़बान के अंदर का हिस्सा, ज़बान के नीचे का जो दांत, नीचे वाले दांतों का जो हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स में एसिडिक मिक्सचर्स होता है, वहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन अक्सर देखा जाता है कि पेशेंट के नीचे के दांत में पीछे से पूरा प्लाक अक्यूमुलेशन है। तो आपने इस तरीके से ब्रश को रख के नीचे के दांतों को अंदर की तरफ से साफ करना बहुत जरूरी है, ऊपर के दांतों को अंदर की तरफ से साफ करना बहुत जरूरी है। इंटरडेंटल फ्लॉस जो होते हैं ना, इस तरीके के छोटे से माइक्रो ब्रशेस, जैसे हम बॉटल, बच्चों की दूध की बॉटल्स धोते हैं उसमें ब्रश होता है, ये एकदम माइक्रो ब्रश, ठीक है। इसको आपने 2 दांत के बीच में डालना है और निकाल देना है। दिस इज वेरी इजी टू यूज। जैसे आप टूथपिक की नॉर्मली हर किसी को आदत होती है, इसके अंदर डाला और निकाल दिया, इजी ना। उसको ऐसे करना है वैसे करना है। और ये जो होता है ना, ये अलग अलग कलर्स में दिया जाता है डिपेंडिंग कि आपके 2 दांतों के बीच में गैप कितना है। अच्छा, सो ये भी इसीलिए तो बोला जाता है ना कि सी डॉक्टर। और ये डेंटिस्ट के पास अवेलेबल होता है? नहीं, मेडिकल में मिल जाएगा आपको। मेडिकल ऑनलाइन अमेज़न वगैरह पे भी आपको ये सब चीजें इजीली अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है, ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मुझे लगा फ्लॉसिंग इज जस्ट फॉर दी लाइक फ्लैक्स के लोग दिखाते करते हुए। नहीं, इंटरडेंटल क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। एक 3 चीजें जो एसेंशियल है, एक आपका प्रॉपर ब्रशिंग ट्वाइस इन ए डे, सेकंड थिंग वुड बी प्रॉपर फ्लॉस, और एक अच्छा माउथ वॉश। अगर आप एक अच्छा माउथ वॉश भी यूज कर रहे हो, या इफ नॉट माउथ वॉश यू कैन नॉट अफोर्ड इट, आप सिर्फ एक सॉल्ट वाटर गार्गल भी करो, वो भी बहुत अच्छा इफेक्टिव रहेगा। तो अच्छे से रेंज करो। ये 3 चीजें अगर आप अच्छे से कर रहे हो, आई विल एंश्योर या यू वुड एंश्योर योरसेल्फ कि आप एक गुड ओरल हाइजीन मेंटेन कर पाओगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अभी ब्रश से मुझे याद आया कि अभी वो वाइब्रेटर ब्रश में निकला है, इलेक्ट्रिक ब्रश। तो इज इट ओके फॉर यूज द पीपल? ओके फॉर पीपल जो खुद से बहुत ज्यादा क्लेंजिंग नहीं, लाइक बच्चे जो छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटे बच्चों के लिए। आई वुड सजेस्ट कि जो फिजिकली बहुत ज्यादा चैलेंज पेशेंट है, वैसे केसेस में बहुत अच्छा है। और हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा वो एक होता है ना सेटिस्फेक्शन के मुझे ज़ोर से ताकत से करूँगा, तो वैसा फॉल्टी ब्रशिंग करने से अच्छा फिर आप एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रश ले लो, तो उसको आपको सिर्फ होल्ड करके जगह पर पहुँचाना है, वो अपने आप क्लीन करेगा। सो दैट वुड बी बेटर। अगर आपको वो सेटिस्फेक्शन हार्ड ब्रिसल वाला और जोर से करने वाला जो है, तो इससे अच्छा है कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रश ले लो। अच्छा, आज के जो हमारे एपिसोड के लिसनर है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी दिमाग में है, बात करते करते मैंने जो होमवर्क करके आया था और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें निकली। अब हमारे जो आज के एपिसोड के लिसनर है, उनको कोई आप गोल्डन एडवाइस देना चाहेंगे? एक एडवाइस, गोल्डन लास्ट मैसेज मेरी तरफ से मैं देना चाहूँगा कि आपके in a full day you have 1440 minutes and your teeth needs only 4 of them. तो just do brushing अच्छे से, सिर्फ 4 मिनट चाहिए, बहुत ज़्यादा देर तक ब्रश नहीं करना है। दिन में सुबह में 2 मिनट और शाम में 2 मिनट। सो आपके पास पूरे दिन में 1440 मिनट्स है, तो आपको सिर्फ 4 मिनट अपने दांतों को देनी है। तो विच इज़ वेरी इजी, मेक दिस एन हैबिट और डू प्रॉपर क्लीनिंग। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और मेरे दिमाग में भी आया बात करते करते कि ये अल्कोहल से भी दांत खराब होते हैं? हाँ, मुंह के अंदर बेसिकली इफ यू टॉकिंग अबाउट माउथ वॉशेस जो अल्कोहल कंटेंट करते हैं, तो उसके वजह से जो प्रॉब्लम होता है, यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड नॉट यूज दैट, बिकॉज उसके वजह से मुंह के अंदर ड्राइनेस होता है।
so which is again which would create a favorable environment for the bacteria to grow. मतलब क्या सलाइवा नहीं है, सलाइवा नहीं है तो क्लेंजिंग एक्शन नहीं है, क्लेंजिंग एक्शन नहीं है तो बैक्टीरिया डेवलप और माउथ वॉश के अंदर और एक चीज जो है जो मैं चाहता हूँ कि व्यूवर्स उस चीज के ऊपर ध्यान दें कि प्रॉपर तरीका किसी को माउथ वॉश यूज करने का कोई ये पूछता ही नहीं है कि प्रॉपर 1 मिनट मुंह के अंदर अगर आप माउथ वॉश यूज करें उसको 1 मिनट तक मुंह के अंदर आपको स्विल करना है और उसके बाद उसको थूकने के बाद आधा घंटा कम से कम आपको पानी वगैरह कुछ भी नहीं लेना। सो ये अगर आप कर रहे हो देन यू यूजिंग योर माउथ वॉश वेरी नाइसली, वो एफिशिएंटली उसका जो काम है वो काम कर पाएगा। ग्रेट टेस्ट होते तो फ्लोराइड रहता है आपके दांतों में। मेरे को बात करते चीज और दिमाग में आ गई भाई, ये ब्रश कब नहीं करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वाज अबाउट। ये कोई नहीं पूछता। ब्रश नहीं, वो किसी का सवाल ही नहीं, किसी के दिमाग में कोई चीज आती नहीं ब्रश मेरे दिमाग में आई। या राइट, क्योंकि ब्रशिंग कभी कभी नहीं करना होता है जब आप कोई एसिडिक ड्रिंक्स ले रहे हो, एरेटेड ड्रिंक्स ले लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, ब्लैक कॉफी हो गया, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, स्पेशली लेमन जूस वगैरह, क्योंकि एसिड कंटेंट इतना है। उसके बाद अगर आप ब्रश कर रहे हो आप अपने एनामल को वेयर ऑफ कर रहे हो तो उसमें क्या होता है आपका एसिडिक कंटेंट जो मुंह के अंदर बढ़ जाता है। फिर आप ब्रश कर रहे हो तो आप एनामल वेयर ही कर रहे हो, आप उसको साफ नहीं कर रहे हो। ऐसे स्पेशली जो बहुत अक्सर रहता है उसकी प्रेग्नेंट लेडीज को वॉमिटिंग इश्यूज होते हैं। ओके तो मुंह वॉमिटिंग होता है तो मुंह गंदा हो जाता है, अक्सर लोग फटाफट ब्रश करने भागते हैं। सो वॉमिटिंग मुंह भर की होती है तो अगेन बहुत एसिडिक कंडीशन होता है, एटलीस्ट हाफ एन आवर आप रुक जाएं, उसके बाद आप अच्छे से रिंस कर लिया जाए, उसके बाद हाफ एन आवर के बाद आप ब्रश कर सकते हैं। कोई भी एजेंट नहीं लगाना है। तो यू मीन टू से कि अगर रात में कोई बंदा पार्टी करके आ रहा है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के आ रहा है, बर्गर वगैरह पिज्जा, तो उसको फौरन आते साथ में ये चीज नहीं बर्गर पिज्जा नहीं, एरेटेड ड्रिंक्स which contains acidic okay acidic drinks वगैरह इस चीज में, बर्गर वगैरह ऑफ कोर्स दे आर स्टार्ची फूड, वो तो आपने क्लीन करना जरूरी है। उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एसिडिक कोई भी ड्रिंक लेने के बाद आपको डायरेक्ट नहीं तुरंत नहीं, फौरन नहीं, गैप आपने जरूर रखना। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाए और सोचे कि मैं हर चीज खाने के बाद ये पता नहीं होगा, मैं हर चीज खाने के बाद ब्रश करना शुरू कर दूं, जो ओवर मोटिवेट हो जाए, तो वैसा भी नहीं करना है। कुछ टाइम ऐसा है, कुछ वक्त ऐसा है जब आपको ब्रश नहीं करना होता है और उस चीज के ऊपर ध्यान रखना है हम लोग को। बहुत इंपॉर्टेंट। वेल हबीबी, ब्रश कब करना है, कैसे करना है, कब नहीं करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश किया डेंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कादिर तबानी एंड मिसेस शमीम अब्दुल कादिर तबानी के साथ मिलके कि इस पॉडकास्ट में जितना मैं ज्ञान दे सकता था, जितनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज किस तरीके से आपको देना है, फिर भी अगर कोई सवाल आपके दिमाग में है डेंटिस्ट्री को लेकर, बिकॉज इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, तो आप इनके क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। और क्लिनिक आई थिंक मुंब्रा तनवर नगर में कहाँ पर एग्जैक्टली? हुमा पार्क, प्रॉपर एड्रेस कोकन मेडिकल के एग्जैक्टली सामने। हुमा आप पार्क किसी में को भी वहाँ सिराज डेंटल केयर पर हमने वहाँ बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे आई थिंक ना, बी विंग ग्राउंड फ्लोर हुमा number पार्क 10. फ्लैट नंबर 104। ओके दैट्स फाइन। ओके, तो अभी वक्त हो गया है मुस्कुराने का, और वो भी हेल्दी स्माइल के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अलग मेहमान के साथ, तब तक के ब्रश भी करते रहिए और स्माइल भी करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और बोलूँगा खत्म से पहले, सब्सक्राइब करना मत भूले प्लीज़। आप लोग बताएं कि नदीम मेमन ब्लॉग को सब्सक्राइब करके, अगर सब्सक्राइब करेंगे चैनल आगे बढ़ेगा, तो ही मैं और अच्छे गेस्ट को बुला पाऊंगा। मैं बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग तक एक बहुत अच्छे मैसेजेस पहुंच सके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ एनकरेज हिम। तो उसके बाद एक कुछ अच्छी जो चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो घर बैठे बैठे, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज एनकरेज हिम। इन्वेस्टमेंट 100% नॉलेज। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और नदीम मेमन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें।